तो कंपनी हाथ खड़े कर देती, कंपनी शट डाउन हो जाती, तो कम से कम कंपनी शट डाउन होने से बच गई। तो ये थोड़ा सा ठीक रहा, और सरकार को मिलना कुछ नहीं था। अब यह है कि अगले 2 4 5 10 20 साल में अगर जान आ जाएगी तो हो सकता है कि उनके पैसे तो हो जाएंगे, तो एक कंपनी बच गई, हजारों लोग बेरोजगार उनसे बच गए। तो ये थोड़ा सा अच्छी बात, ठीक है। आज ट्रांसफर हो गया नहीं लाख। पिछले एक हफ्ते से आईटीसी का शेयर भी डाउन था। हाँ, आईटीसी का शेयर में क्या है भाई, वो सर आईटीसी का शेयर्स में ना एक स्टेक होल्डर है बीएटी, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली जो आईटीसी जब मार्केट में आई थी सिगरेट्स लेके, तो वो जो गोल्डफ्लेक लेके आई थी वो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको था, उसका प्रोडक्ट था। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट होता है आईटीसी का कि आप ब्रिटेन में बेचते हो, इंडिया में मैं बेचूंगा आपका प्रोडक्ट अंडर द नेम इंडियन टोबैको कंपनी। उस ब्रांड को, हाँ, इंडियन टोबैको कंपनी फॉर्म हुआ, उसके बाद इन्होंने ब्रांड का नाम दिया गोल्डफ्लेक। ठीक है। अब कुछ तकरीबन 20-25 साल के बाद इन्होंने अपना जो फुल फॉर्म था इंडियन टोबैको कंपनी, जब इन्होंने ये फूड बिजनेस में आए तो वो फुल फॉर्म नहीं हटा दिया, सिर्फ आईटीसी लिमिटेड किया नाम। अब लेकिन चूंकि पिछले 2 बजट से, इस बजट में टोबैको को लेकर कोई डिस्कशन नहीं किया गवर्नमेंट ने, टैक्स को लेकर ये सारा। अब उम्मीद है कि जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो 1 साल के अंदर 2 बार टोबैको पे शायद टैक्स वगैरह बढ़ेगा। तो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने अपना 4% जो स्टेक है वो सेल कर दिया, बेच दिया। उस वजह से आईटीसी के शेयर में तो बेचा कैसे, मतलब मार्केट, ओपन मार्केट में या फिर ओपन मार्केट में बेचा या फिर ब्लॉक डील करी? क्या ओपन मार्केट में बेचा सामने से या ब्लॉक डील करी? ब्लॉक डील? ब्लॉक डील का तो कब की बात होगी? पिछले हफ्ते की बात है। ब्लॉक डील में तो खैर नहीं करना चाहिए। अब देखो 480 पे चल रहा था शेयर, अभी 418 पे, आज कल 408 पे चला गया था। आज 10 रुपया बढ़ा है किसी का शेयर, है ना। ब्लॉक डील अगर उन्होंने करी होगी, क्योंकि सर ये जो स्टेक शेयर सेल करते हैं ना, ये बैट जो करती है, तो ये उसके थ्रू करती है, मतलब ओपन मार्केट में नहीं कर सकती ना। बीएटी इंडिया में कैसे ट्रेड करती है, तो सीन क्या है वो तो उनके ऊपर है। हाँ। लेकिन मार्केट में अगर करते हैं ना तो वो स्टॉक का रेट बहुत तेजी से गिर सकता है या गिर जाता है जनरली। 4% बड़ा, जहां तक मेरे को नॉलेज है, आइडिया है, वो थ्रू ब्लॉक डील है। आईटीसी का मार्केट कैप भी अच्छा है, तो 4% है, और 4% की अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यूएशन ही आपकी करीब 15 20 25 हज़ार करोड़ की हो जाएगी आराम से। तो ये ब्लॉक डील ही होना चाहिए, अदरवाइज इतने में तो तूफान मच जाएगा। तो 25,000 करोड़ का आप उसमें बोल रहे हो, 10-15 हज़ार करोड़ का भी मार्केट में शेयर होगा, कितना होगा बोल 10 15 तो दूर की बात है, 1000 करोड़ में सर्किट लग जाएंगे यहाँ पर डे बाई डे। रन आ जाएगा। लेकिन इस पर सर्किट ऐसा इतना बड़ा, इतना भी तूफान नहीं मचा, लेकिन अगर ब्लॉक वही डील बोला, ही हो, ब्लॉक 5 सवा 5 ब्लॉक डील हुआ होगा तो जो जिन्होंने 25,000 कर रखा उन्होंने निकालना शुरू कर दिया वो शेयर अपना। 5.25 लाख की मार्केट कैप, ठीक है ना। तो मतलब है कि 4%, तो 20 हज़ार करोड़ का माल जो है वो सफल हुआ है। तो ये जो है इन्होंने ओपन मार्केट से नहीं बेचा होगा, ब्लॉक डील ही है, ब्लॉक डील रही होगी। देखें जरा कब हुई है। जनवरी 3 लाख शेयर, 14,600, 3 लाख शेयर तो दिसंबर में 29.03% स्टेक था आईटीसी में बैट का। ठीक है। और 4% में इसका स्टेक आ गया, इसका 25% पे आ गया होगा। दिसंबर में इनका जो स्टेक था, जो क्वार्टर है, उसमें बैट है 29.03% स्टेक इन आईटीसी। चलो अच्छा, ये रीजन तो ठीक है फिर। और चलो ये तो, ये भी देखो सीन क्या है, ये तो एक तो साइड इफेक्ट हो गया, लग गया। अब दूसरा बता रहे हैं कि तंबाकू पे टैक्स तो लगता है, हर साल लगता है सर। वही एक ऐसा प्रोडक्ट है इंडिया में जिसपे अभी पता नहीं है 160 या 70% जीएसटी लगता है।
100% सुपर जीएसटी है उस पे। तो तंबाकू यहाँ पर वैसे भी मिलता है रॉ तंबाकू? क्या? यहाँ तो जनरली सिगरेट के फॉर्म में मिलता है। बस खेती तो साउथ इंडिया में होती है सारा नहीं नहीं, tobacco का। वो तो जो भी है, तो मैं कह रहा हूँ क्या वो कुछ आपकी नॉलेज में रॉ तंबाकू ही मिलता है बंडल में या इस तरीके से? हाँ, खैनी क्या है, वही तो चीज है। नहीं नहीं, समझे नहीं। तो उसके बंडल में 1 किलो 2 किलो के 5 किलो के इस तरीके उसमें। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। खैनी का नाम सुना है? देखा है कभी खैनी बनाते हुए लोगों को? देखा है। जो बेचते हो क्या करते हो, बंडल लेके तो आते हैं, वो बंडल क्या पत्ता होता है टोबैको का वो। नहीं, पत्ता नहीं। हाँ सर, मैं पीसेस आ रहा हूँ उस पे, आ रहा हूँ यार, उस पे आ रहा हूँ। ये क्या मैं होता कह है? रहा हूँ हुक्के के पर्पस से, मतलब मेन हाँ आपको मैं हुक्के वाली। हरियाणा में भी वही तो होता है। क्या है कि अभी जो लोग पीते हैं तंबाकू डालते हैं, खैनी तो होता है वो। अच्छा। सिगरेट, कुछ लोग सिगरेट डालते हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो ताऊ जो होते हैं, हम पुराने जमाने की, वो खैनी डालते थे। उससे कैंसर वैंसर नहीं होता खैनी से। वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, कैंसर वैंसर इसका कहानी है, प्रोटीन मिला देते हैं सिगरेट से, उससे कहानी है ये। तो ये कहाँ मिलता है ये? क्या खैनी? खैनी नहीं, मतलब खैनी का सर ये तंबाकू। टोबैको की जो बकायदा ये प्रोडक्शन होता है, खेती होती है, ठीक है। हाँ। और ये साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा होती है इंडिया में, अच्छा। क्योंकि वो मॉइस्चर वगैरह कुछ लेवल होता है वहां पे, सबसे बढ़िया पत्ता वहीं बनता है। फिर वहां से वो ये होके आईटीसी खरीदती है, या कुछ यहाँ मार्केट में भी आती है। दिल्ली नोएडा का में भी आप थोड़ा बड़ा मार्केट में जाओगे अगर, तो देखना बहुत से लोग ये खैनी बेचते हैं। तो वो फिर बंडल में रहता है 1 आध किलो का समथिंग वैसा? हाँ हाँ, बंडल नहीं, पत्ता लगता है सर उसका, पत्ता जितना रहता है। केजी खरीदना चाहो खरीद लो। नहीं, पत्ते नहीं, अब वो क्या ना, वो चाहिए जो क्रश होता है, जैसे आपका वो हाँ तो वो बेचते हैं ना करके उसको आपके तो साथ। टुकड़ा करेंगे आप मिक्सी में लेके। हैं? ये इतना बड़ा पत्ता होता है, ठीक है। इसको खोल करके इसका जो स्टेम होता है वो निकालते हैं। तो आप बताओ 1 किलो चाहिए, आधा किलो चाहिए, वो कट करके देगा आपको अच्छा, वैसा। काट के देगा। हाँ, वैसा बना के देगा आपको बंडल। वो सारा मतलब वो मैनुअल होता है। हुक्के के पर्पज से बन जाएगा। हाँ हाँ, अब उसको बोलो तो वो जिस पर्पज से बोलिए, खाने के लिए बोलोगे तो वो और बारीक काटेगा, हुक्के के लिए बोलोगे तो उस हिसाब से काटेगा। हम्म। ये सिगरेट्स वगैरह में जब जाता है ये तो बहुत ज्यादा प्रोसेस होके जाता है, निकोटीन भी मिक्स होता है उसमें, और भी बहुत सी चीजें मिक्स होती हैं, तो वो डिफरेंट हो जाता है। खैनी में प्योर पत्ता है, उसमें चूना मिलाया और ये सब खा लिया आदमी, नुकसान नहीं। वो पत्ता ऐसा होता है जिसको जितना रगड़ेंगे उतनी ज्यादा उससे वो स्मेल आएगा, वो जूसेस निकलते हैं उसके, और उसके उतना ज्यादा नशा आता है फिर। इन्वेस्टिंग नहीं खुल रहा है क्या? नहीं खुल रहा है। कल तो ये डाउन था ना ये। नहीं, आज चल रहा है। आज तो कल घर गया 2 बजे से देख रहा हूँ, 2:30 बजे से डाउन हो गया इन्वेस्टिंग का चार्ट वाला। कल रात भी था, और बीच बीच में हो रहा था। एक बुल आ गया, बोल रहा, लिखता था आई एम बैक। कौन? इन्वेस्टिंग में बुल का फोटो आ गया था, लिखा आई एम बैक। अच्छा। करने होंगे कुछ अपना। एक तो ये पता नहीं मेरा क्यों हमेशा यूएसआई ये खुलता है, यूएसडी खुलता है इसमें। वो सेटिंग होगी ना उसकी, उसकी सेटिंग बाय डिफॉल्ट कर रखी होगी। तो बाजार बाजार कैसा है आज, देखा है आप लोगों ने? कल भी गिरा सर, आज भी गिरा हुआ है। थोड़ा। 200, 250 पॉइंट गिरा दोस्त। हाँ, कल तो बाजार गिरा है हाँ। अच्छा खासा। और क्या कहते हैं, आज थोड़ा सा ठीक है, स्टेबल है फिलहाल, कोई खास ज्यादा बड़ी गिरावट इफेक्टिव नहीं है, लेकिन माइनस में था, थोड़ा सा लगता समझ गया। लास्ट 10 162 163 पॉइंट पे नीचे में था, यहाँ आया पहुंचते पहुंचते 42 पॉइंट पे हो गया था माइनस में। अभी से कम। और क्या खबर है बाजार में? एक तो आईटीसी की न्यूज मिल गई। अब देखो, ये न्यूज का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अभी हम आईटीसी को देख रहे हैं, अच्छा स्टॉक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गिर रहा है, तो एक क्वेश्चन मार्क था कि आईटीसी गिर क्यों रहा है। तो एक क्लियरिटी लगभग हो गई अच्छा, कि भाई गिरा ये क्यों। सारे जो आरबीआई ने चेंज नहीं की है, नॉर्मली तो होता था कि मार्केट में कोई इतना डिस्ट्रप्शन नहीं आ रहा था, ये सब आज पूरे पीएसयू बैंक मेटल सब गिर गया नीचे। देखो सीन क्या है ना कि नॉर्मल जो करेक्शन है वो
नॉर्मल है, आती रेलवे से है। स्टॉक भी गिरे हुए हैं उसको। जब भागे भी कितने होते देखो ना, अभी हाँ, पत्थर बट फेंकोगे रेलवे का क्या लेना देना था रेपो रेट से, ये बताओ ना। इससे। रेपो रेट चेंज नहीं हुआ। रेपो रेट का मसला नहीं था, वो आपका स्टॉक इतना भाग गए, वो तो ज्यादा ही भाग गए। बाजार तो इस समय डर के मारे जो है कांपना चाहिए था आपका नवंबर दिसंबर से ही, लेकिन बाजार तो बिल्कुल बैट लगा रहा है। तो ये भागे हुए स्टॉक है, और इस मार्केट में बहुत सारे स्टॉक ओवर वैल्यूड भी आपको मिलेंगे। आईटीसी का एक जो है एक गिरावट एक रीजनेबल हो चुकी है, जहां पर अभी है मोटा मोटी 400 का भाव जो है, ये एक रीजनेबल गिरावट है। अब अगर फर्दर कोई सेलिंग नहीं आती, कोई जैसे वो है बड़ी सेलिंग, तो ठीक है, शायद ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन फिर आप साथ में टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर टैक्स का साइड इफेक्ट फिर से होता है या लगता है, तो फिर एक और जो है डिप करेक्शन जो है ये यहाँ से 380-90 तक ये दिखा सकता तो ये हर साल होता है, जो पहला क्वार्टर होता है ना साल का, उसमें आईटीसी का पहला चौथा क्वार्टर में शेयर डाउन होता है, दूसरा तीसरा क्वार्टर में शेयर ऊपर जाता है, फिर गिरना शुरू हो जाता है। है। चलो, देखते हालांकि हैं क्या होता है। इसका जो है ना सेल्स के नंबर पे इफेक्ट जस्ट अपोजिट हो जाता है इस टाइम पे। और अभी जहां टैक्स अनाउंस होने लगेगा ना, टोबैको की सेल बहुत भयंकर बढ़ेगी। इसके अलावा और खबर कोई? और था मैंने वही मैं तो उठा तो देखा न्यूज, हल्द्वानी में तो बुरा हाल हुआ था। हाँ, हल्द्वानी में कुछ ज्यादा हो गया, कि कल भी कुछ हो रहा था। हाँ, क्या हुआ हल्द्वानी में। अरे वो ये मदरसा सरकारी बना देते हैं ना मदरसा को, सरकारी ये लोग जमीन ऊपर से पे पत्थर फेंक रहे, वही एक ही चीज आता है। नहीं, वो सरकारी जमीन थी, सरकारी जमीन पे मदरसा बनाया लोग। हाँ, उसमें ऐसे मतलब वो तो बहुत जगह हुआ है। बीच तो रोड वो पे लोग पहले से प्लान बनाते, काफी पुलिस भी जख्मी हुई, 100-200 बंद खा रहे हैं इस अब वजह तो से। देखते ही गोली मारने का है। हाँ, कर्फ्यू लग गया है। जो भी लगा दिया। कर्फ्यू तो लगना ही था सर, हंगामा करें तो कहाँ से लगेगा। कोई भी हंगामा कर रहा है, देखते ही गोली मार। आप ये समझो एक वो पहला स्टेट बना जहाँ यूसीसी भी लागू हो चुका है। वो उससे और जले होने हैं ना। सारे प्लानिंग करते हैं सारा ये उसी का तो रिएक्शन है। पेट्रोल पंप देखो इंसिडेंट थोड़ी बन जाती है। कल जो पहले से कल plan जो होता इंसिडेंट हुआ है सरकारी जमीन पर से मदरसा और ये सब हटाने का, कल पहली बार थोड़ी हुआ है, तो बहुत शुरू से हो रहा है, जब से ये इसकी सरकार बनी है बीजेपी की। वहाँ है। हल्द्वानी में 50,000 फैमिली है वहाँ पे पाने के काफी दिन तक। हल्द्वानी रुद्रपुर में उसमें हटवाया, फिर आपका देहरादून में हटवाया सरकारी जमीन पर से, सबसे पहले देहरादून में हटवाया, कोई हंगामा नहीं हुआ। रुद्रपुर में हटवाया, कोई हंगामा नहीं हुआ। हरिद्वार ऋषिकेश में हटवाया, कोई हंगामा नहीं हुआ। हल्द्वानी में हो गया, क्यों? क्योंकि यूसीसी कल लागू परसों लागू कर दिया इन लोगों ने, इसी हफ्ते में ना वो पास किया यूसीसी। ये तो हंगामा होना ही था। वहां भी वो करने की कोशिश करते हैं, ज्ञान वापी में। वहां वो पूजा का वो दे दिया ना, पूजा करने के लिए, तो वो लोग सर यूपी में जनरली नहीं कर सकते ये लोग, इनको जनरली पता है। 300-400 लोग वहां नमाज पढ़ने जाते थे, वो जो है उस दौरान के बाद जो है 1000-1500-2000 हो गए। आज फ्राइडे है। आज मौलाना वगैरह बरेली में बोला जेल भर बंद कर दो। मौलाना वगैरह। वो जेल में ही रहेंगे। तुम जेल में रहो। गलत जगह जा रहे हैं ना। अब वो धामी में और अरे इसमें फर्क है। योगी जी ने तो ये सदन में साफ बोल दिया कि हम 3 ही जगह तो मांग रहे हैं, हाँ, तो ये तो अयोध्या, काशी, मथुरा दे दो, वो बाकी एक- जहाँ करना है वो करो। एक- तो ये तो स्टार्टिंग से example पहले दिया- कह रहे थे। हाँ। एग्जाम्पल दिया महाभारत का, वो नहीं हाँ। सुई के बराबर जो गाँव में- रश्मि रथी पढ़ दिया था भाई, खड़ा होकर सीधा सीधा रश्मि रथी पढ़ दिया योगी जी ने, देना है तो 5 ग्राम दे। भाई ये तो डिमांड पहले तो 3 हमें दे दो, ये हमारे मेन, अब वो देने को राजी नहीं हो रहे। अब तो बेशर्मी की हद देखो। अब ये तो ये होता है कि डिस्प्यूट है, कोई सुराग नहीं मिल रहा है, मतलब मंदिर के ऊपर खड़ा कर रखा सर, करते। पश्चिम साइड में तो पूरे हिंदू वाले पूरा वो नक्काशी वगैरह। ज्ञान अभी देख रहा हूँ, ज्ञान एग्जैक्ट हद होगा तो अंधा ही बता देगा यहाँ पर क्या क्या और नहीं है। यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम अपनी मम्मी को लेके गया था ये मथुरा में, कहती ये देखो ये लोग बनाया है क्या, जो कि बेचारी कुछ नहीं जानती, ये लोग कहते हैं तुम लोग बनाए हैं क्या। और देख के मतलब सोचो जरा कि इतना मतलब सर, बेशर्मी की हद होती है। सुनो, ये सारा चीज है राजनीति, ठीक है। आप देखोगे कुछ दिन जब ये इस पे पहले ये आ जाएगा, क्या कहते हैं उसको, फैसला आ जाएगा, हाईकोर्ट का जब डायरेक्शन आ जाएगा कि इसको हटाओ, यहाँ पे मंदिर बनेगा, ये होगा वो होगा, तो देखना उस टाइम पे भी खूब हंगामा होगा, ठीक है। उस टाइम पे ओवैसी जैसे लोग हैं ना,
अकरुद्दीन ओवैसी है जो उसका भाई है, उसका भाई भाई असदुद्दीन ओवैसी। वो असदुद्दीन ओवैसी को आप देखना कभी उल्टा पुल्टा नहीं बोलेगा ज्यादा, सबसे ज्यादा अकरुद्दीन ओवैसी बोलता है, क्योंकि वो लोकसभा में नहीं है, वो हैदराबाद के उसमें है, विधानसभा में है। उसको पता है उसको कोई घंटा लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ हैदराबाद की जनता से लेना देना ताकि मेरा सीट बचे रहे। अब ये सब जो ना, ये जब इम्प्रूव ये भाषण देते हैं ना ये सब, तो ये इनके नेटवर्क में कुछ मौलानाज होते हैं। अब ये छोटे छोटे कुछ कुछ लोगों को भड़काते हैं, ये कर तेरे को 500 रुपए दूंगा, ये कर 1000 रुपए दूंगा। कोई नहीं हुआ, वो 500 रुपए रख भी लिए जाएंगे और पिटाई अलग से हो। तो वो ये ये माहौल इतनी तो होता ही आया है। लेकिन आप याद ये करो द्रौपदी मुर्मू का, ये द्रौपदी मुर्मू से किए रामनाथ कोविंद का कानपुर में एक बार वो गए थे तो सर खूब हंगामा हुआ था। कानपुर में किस रिगार्डिंग? किसी कोई फंक्शन में गए थे, रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट थे तब। आरएसएस में गए थे क्या? नहीं, रामनाथ कोविंद तो कानपुर के ही रहने वाले हैं। हाँ तो वहीं गए थे, कानपुर में गए थे, किसी से अपने फैमिली से मिलने गए थे। हाँ। अब कुछ फंक्शन भी था वहां जिनको, जहाँ वो खड़ा ये वो भी करना था, सभा भी संबोधित करना था। हाँ। ठीक है, उस चक्कर में पूरा लखनऊ और इधर कहाँ एक जगह और पूरा हंगामा इन लोगों ने कर दिया था, पत्थर पत्थर पूरा मारा तो पकड़ दिया हंगामा था। उन्होंने किस किया? खुशी थोड़ी था, नहीं तो फिर तुमने ऐसे ही है हवा में। फिर आपको याद, उसके बाद ही तो लखनऊ में ये बुलडोजर वाला काम स्टार्ट किया इन्होंने। पहले बुलडोजर वाला काम लखनऊ में नहीं था स्टार्ट, इन्होंने बुलडोजर वाला काम स्टार्ट किया लखनऊ में। अब उससे क्या इफेक्ट हुआ, जितने भी छोटे छोटे मंदिर के ऊपर इन्होंने बना रखा था ना दुकान, सब बंद करवा दिए थे इसके मुस्लिमों के, सारे दुकान बंद करवा दिए लखनऊ में। लखनऊ में हुआ था, प्रयागराज में हुआ था, और एक जगह और हुआ था। 3 जगह हुआ था हंगामा, 3 शहर में लगातार। सबसे बड़ी बात है ना, साइमल्टेनियसली स्टार्ट हुआ था 12 बजे 12 तीनों जगह से न्यूज आना स्टार्ट हो गया एक साथ, पत्थरबाजी जैसे वो नहीं होता, हाँ भाई फेंक बोला तीनों फेंकना शुरू, उस लेवल पे स्टार्ट हुआ था। टिट फॉर टैट वाला माहौल इनको चाहिए। चलो फिलहाल तो है, इनको उनको सब भी अकल नहीं आ रही एक्चुअली, पाकिस्तान को तक अकल आ रही है। इनको आएगी भी नहीं। और अच्छा मजे की बात यह है कि जो है, अगर उनको अकल आएगा तो उन्हीं के लिए ज्यादा बेटर। सर अगर उनके लिए बेटर है तो फिर कुछ राजनीतिक पार्टीज जो है उनको फायदा क्या है, उनको हाँ नुकसान वो भी है। एक देखो, एक सीन क्या है कि एक तो मान के चलो कि थोड़ा बहुत बुद्धि होने की कम है, फिर उनको जो है उनकी खोपड़ी में कुछ और भर देते हैं। अरे आप उस लेवल पे जा रहे हो। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप बाल कटवाए तो किससे बाल कटवाते हो? मैं देखो तो वो क्या वो आपको बोलता है कि तुम आया मैं तेरा गला काट दूंगा? उस तरह लेके गला थोड़ी काटता है भाई वो। अब तो डर लगने लगा, तो वो दाढ़ी में यहाँ पे पकड़ता है तो डर लगने लगा। एक एक वीडियो भी है रील में, वो सर वो फेस पे फेस वॉश करो, वो मुल्ला पूरा देख के अरे अगर ये लोग करते देखो, हो मैं कहता बिल्कुल मत करो। ये सब एनिमेटेड अब होते डर, हैं। अब ठीक है। कौन पागल है, कौन किसके माइंड वॉश क्या चल रहा है, वही चीज है ना। एकदम माइंड वॉश होता है। तो वो वस्तुरा यहाँ डालता है ना, वो मन करता है एकदम अब मैं उस पे भी आ रहा हूँ। ठीक है, ये चीज पहले नहीं था, बचपन में हम लोग सोचते थे ये सब चीजें। भाई अभी भी अल्लाह अकबर कोई बोल दे तो मैं भग जाऊँ। सब पॉलिटिक्स हो गया है। देखिए, सारी चीजें ये हाइप की गई है, और सिर्फ इसलिए हाइप की गई है ताकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को हार्म पहुंचा जाए उसके इमेज को, कि ये जब से आया है बीजेपी तब से ये हार्मनी नहीं है कंट्री ये बात कहना इन लोग का सही है। में। सारा बैक डे कांग्रेस का, ये जान लीजिए, सारा कांग्रेस बैक। मुस्लिम लोग कहते हैं कि 90 से पहले जय सिया राम बोला जाता। हाँ, अब तुम लोग एकदम अरे अब जय सिया राम उनका भरोसा क्या करोगे आप, जब वो जो सामने जो दिखने वाली मस्जिद है या मंदिर है उसको एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है, तो फिर देखो ये अभी तो हिंदुओं का मसला है ना, जो जय मर्जी श्री बोले। राम और जय श्री राम, ये सब कुछ नहीं है, शुरू से जय श्री राम बोला जाता ये था। पॉलिटिकल सब वैसे ही आज भी जय श्री राम बोला था, आज भी जय श्री राम बोला था, दोनों चीज बोला कोई जाता है। कहता है जय श्री राम तो कहते हैं जय जय सिया राम, ऐसे कर देते हैं। बस। अब उन्हें क्या तकलीफ हो रही है। अब वृंदावन मथुरा में कोई राधे राधे बोले, कोई राधे राधे कृष्ण, तो दोनों नाम लेता है। और उनको क्या मसला भाई, हम जय श्री राम बोले जय, तो हमारा मसला है, ये सब पॉलिटिकल स्टैंड है। ये कुछ चीजें हैं जो उनको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। देखो, वैसे भी मीडिया में वही चीज दिखाया जाएगा जो दिखेगा। आज के टाइम पे मीडिया में यही चीज वही निकल रहा है। वो जो है ना, जो उसको सही हो सकता है उसको सही नहीं करेंगे। गाजियाबाद में एक मोहल्ला है चोपला के मार्केट, चोपला मार्केट मंदिर है चोपला, ठीक है, उसको मार्केट को चोपला मार्केट कहते हैं। ये गली है चोपला मार्केट की, ठीक है, जैसे ये गली है ना, घंटाघर का नाम सुना आपने गाजियाबाद में? घंटाघर सीधा जाते चोपला की मार्केट आती है। अरे मार्केट जो है ना वो पूरा मंदिर है वहां पे, पूरा मतलब वो है क्या कहते हैं क्या
वो पुराने जड़ी बूटियों वाले शॉप है, होलसेल मार्केट है पूरा, समझे ना, गाय का घी, ये सब घी दुकान सारा कुछ है। और उसके जब मार्केट स्टार्ट होता है उसके राइट हैंड साइड में एक मार्केट है, खाली मुस्लिम कम्युनिटी, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है। आज भी शाम में यहाँ पे आरती होती है मंदिर में, तो यहाँ पे कुछ नहीं बोलता, यहाँ पे नमाज पढ़ता था मंदिर में सब सामने, अभी नहीं नमाज पढ़ता। वैसे आपको पता है ये पिछले जनवरी के 3rd वीक में मैं मार्केट में आया था, तो जो मुस्लिम मोहल्ला मैंने आपको एरिया बताया, वहां पे एक आरती है, वो भजन संध्या चल रही है, भजन संध्या खाटू श्याम बाबा की, दोनों में जाएगा। बताओ। और ये ऐसा नहीं कि मतलब चुप्पे से बजा रहे हैं, फुल वॉल्यूम में बजा रहे हैं, ये भी सामने दुकान खुली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। सीन क्या है ना कि मान के चलो कुछ मसले हो सकते हैं अपने, लेकिन कुछ जानबूझ के बनाए गए पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स वही चीज मीडिया दिखाएगी, आग में, हाँ वो आग में घी ना लगे, बस वही चीज है। कोई कम कोई ज्यादा हो सकता है, लेकिन है कि वो अननेसेसरी की जो है पॉलिटिक्स। ये चलो ये तो खैर। तो अगली जो कैंडल है वही हमारी, वो है आपकी अबैंडन्ड बेबी। ये देखो अबैंडन्ड बेबी जो ये IRFC और रेल विकास निगम ने दोनों ने ये लॉस डिक्लेयर किया है ना, लॉस दिखाया है। IRFC ने भी लॉस दिखाया, आज शायद रेल विकास का। The PSC report 6.2% year-on-year decline in net profit. नहीं डिक्लाइन बता रहे हैं ना वो, हाँ। लॉस तो नहीं है। डिक्लाइन का अलग मसला है, लॉस का अलग मसला है। लॉस नहीं year-on-year नहीं, वो लॉस नहीं है, मतलब ये प्रॉफिट नहीं दिखाया ना उतना, कम मतलब एक्सपेक्टेशन पे नहीं हुआ है, हम वो बोल रहे हैं। तो ये कुछ भी दिखाया था, लेकिन लॉस मेरे ख्याल में तो नहीं। RBI ने भी ये 9.6% का डिक्रीज दिखाया है अपना EBITDA में। बिजनेस वो तो चलता रहता है, लेकिन हाँ सर, एक्सपेक्टेशन नहीं था ना जिस हिसाब से रेलवेज के वो आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन हाँ ये यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा सा, लॉस थोड़ा सरप्राइजिंग हो जाएगा, फिर अच्छा खासा है। ठीक। और ये कब रिजल्ट कब आया? IRFC का तो सर स्टार्टिंग में आया, फिर का शायद रिजल्ट कब कब? फिर स्टार्टिंग में आया IRFC का, तो यहाँ तो नहीं दिखा रही। नहीं आज तो डिक्लेयर तो कर दिया रिजल्ट उसने। अगर आजकल में किया होगा तो चांस है, अगर 2-4 दिन हो गए फिर तो ये रिफ्लेक्ट हो जाता। और लॉस तो मतलब नहीं है, कम होता है प्रॉफिट एक्सपेक्टेड। लॉस में यहाँ मतलब मेरा वर्ड गलत था, बट मेरा कहना है उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन था वो फिल नहीं किया है। देखिए अबंडेंट बेबी जो है हमारी अगली कैंडल है, और अबंडेंट बेबी की अगर हम बात करें तो ये भी आपका बुलिश और बेयरिश होगा। और इसका स्ट्रक्चर की बात करें बुलिश अबंडेंट बेबी की, तो स्टॉक गिरता हुआ आएगा और इस गिरावट में यहाँ पर एक रेड कैंडल बनेगी। इसके बाद एक डोजी जो कि दूर होगी, और फिर स्टॉक जो है आपका बढ़ेगा, यानी कि जो है आपकी फर्दर एक ग्रीन कैंडल। जो ये जो डोजी है ये दूर होगी, अबंडेंट मींस का जो एक बिछड़ा हुआ बच्चा, मेले में जैसे बच्चे खो जाते हैं, तो बेसिकली एक गिरावट होगी। और उस गिरावट में नीचे पहले बॉटम पे जो है एक रेड और दूसरी ग्रीन, और उसके बीच में एक डोजी कैंडल। और ये डोजी जितनी दूर होगी स्टॉक के रिवर्स होने के चांस उतने अच्छे होंगे। तो अगर ये कैंडल जितनी दूर होगी इसके रिवर्स यानी कि बढ़ने के और इसके गिरने के चांस उतने अच्छे होंगे। तो जो अबंडेंट बेबी है इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा कि स्टॉक गिरता हुआ आएगा, तो यहाँ पर एक रेड और फिर डोजी फिर एक ग्रीन कैंडल। ये आपका बुलिश अबंडेंट बेबी। इसका जस्ट अपोजिट स्टॉक आपका अपवर्ड, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, ऊपर एक डोजी और फिर रेड कैंडल, ये आपका बियरिश। तो अबंडेंट बेबी जो आपका बुलिश और बियरिश कैंडल होगा, तो ये भी आपका एक रिवर्सल कैंडल है। और इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले हमने जो याद किया था मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार को, तो उसको याद करने का तरीका क्या बताया था? डाउन से आए, जो जिसका जो नीचे से जाए ऊपर वो मॉर्निंग होगा, मॉर्निंग स्टार होगा, और ऊपर से जो आए नीचे उसका सभी ऐसे होते हैं। इवनिंग नहीं स्टार। कुछ और आपको बताया होगा कि अगर आपको पियर्सिंग के बीच में डोजी मिल जाती है तो आपका हो गया मॉर्निंग स्टार। अगर आपको डार्क क्लाउड कवर के बीच में डोजी मिल जाएगा तो बन जाएगा आपका वो इवनिंग स्टार। अगर पियर्सिंग के बीच में डोजी मिल जाता है तो मॉर्निंग स्टार, अगर डार्क क्लाउड कवर के बीच में डोजी मिल जाता है तो इवनिंग स्टार। अब अगर वही डोजी थोड़ा सा दूर यानी कि नीचे और ऊपर बन जाता है, थोड़ा एक्सटेंड होके, तो वो आपका ये अबंडेंट बेबी बन। अगर ये डोजी इसके बीच में है तो ये मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। और अगर ये इसके बीच में आ गया तो ये डार्क क्लाउड कवर,
इवनिंग स्टार। Evening अब ये दूर हो गए हैं तो इसका नाम बन गया अबंडन वे। तो ये ध्यान रखें, इसको याद करने का तरीका आपको सिंपल सा। तो अबंडन वे भी बुलिश और बियरिश है, और ये भी रिवर्सल है, नीचे मिलेगा तो बुलिश, ऊपर मिलेगा तो बियरिश। डोजी है भी। हाँ ये डोजी नियर अबाउट डोजी होगी, हल्का से बॉडी यानी कि स्प्रिंग टॉप टाइप की होती है, बट डोजी के अबाउट या आसपास जनरली होगी। ये रेड वाले से ऊपर भी हो सकती है, ग्रीन वाली है। कौन सी वाली? दूर होगी। ये रेड, वो ग्रीन वाली, रेड वाले से ऊपर। ये हाँ ऊपर क्लोज हो सकती है। मतलब इस रेड से ऊपर? हाँ। हाँ हाँ हो सकती है। इसका मेन थीम क्या है? ना तो होगी होगी ना। इसका मेन थीम क्या है कि स्टॉक गिरावट में होगा, पहली कैंडल अक्सर रेड होगी, और इसके बाद डोजी होगी, थोड़ा सा दूर होगी, फिर एक ग्रीन। तो एक ग्रीन जो है अकॉर्डिंगली जो है ऊपर नीचे हो सकती है, यानी कि मेन सीन क्या है, डोजी दूर हो। 50 वाला ना 50 वाला मसला नहीं है, इस पे कन्फर्मेशन कहाँ से लेंगे? दूसरी बार अगली कैंडल जो आपकी है, अब इसके बाद देखते हैं। इसके बाद तो 3 कैंडल के बाद जो है आपका अगला कंफर्मेशन के लिए यूज करें। थोड़ा सा आसानी से नहीं मिलेगा, मुश्किल से मिलेगा। ये बनेगा ये क्योंकि बॉडी लेकिन छोटा है बहुत ना। हाँ बॉडी छोटा है, प्लस अब इसका ट्रेडिंग के लिहाज से ट्रेंड कुछ भी नहीं है, और थोड़ा सा जो है आपका डोजी नजदीक है, तो इसलिए उसको कंसिडर नहीं कर पाएंगे। मुश्किल से मिलेंगे, कम मिलेंगे देखने को, अगर हम स्ट्रक्चर के देखने की बात करें। हाँ, 2019 तक चला गया रिलायंस में, नहीं निकल। हाँ नहीं मिलेगा, बहुत रेयर मिलेंगे आपको ये स्ट्रक्चर, बहुत ही कम और रेयर मिलेंगे, लेकिन जहां मिलेंगे वो दिख जाएगा साफ साफ। जितना मतलब डोजी जितना नीचे जितना दूर होगा उतना रिवर्स होने के चांस ज्यादा अच्छे, पलटने के चांस, जैसे अगर ये डोजी नीचे है या और नीचे होगी तो इसके रिवर्स यानी कि बढ़ने के ज्यादा अच्छे चांस होंगे, अगर जितना ये ऊपर है तो उतना उसके गिरने के चांस ज्यादा अच्छे। और एक और न्यूज आज है, देखिए, जी बिजनेस न्यूज चैनल जो है आपने देखा होगा, हाँ तो उसमें कुछ पे एंकर सिबी ने आते हैं। वो ये फाइन लगाया है हाँ 7.5 करोड़ 7.5 रुपए। करोड़ का ना। तो उसमें कुछ वेल नोन है, सिमी भौमिक का एक आपका मुदित गोयल है, या बाकी जो है जो रूटीन मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने उसमें वो कर दिया है कि आपने मार्केट में टीवी में बोला कुछ है, किया कुछ है। नहीं, सीन क्या है कि उन्होंने जो रिकमेंडेशन, देखो एक बंदा टीवी पे आ रहा है तो एक बंदा तो वैसे ही एक अच्छे लेवल पे होगा, हाँ और हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, तो अगर उन्हें कहा कि ये शेयर बढ़ेगा तो पब्लिक खरीदेगी तो वो भागेगा, तो उन्होंने बताया और उससे पहले खुद बाय कर लिया। हाँ तो उन्होंने जो है एक तरह से पोजीशन पहले ही अपना सिक्योर कर लिया, उसके बाद हाँ, उन्होंने फिर recommend पब्लिक किया। को बताया, तो वो जो है कुछ रडार पे आए। 2022 का जो है इन्वेस्टिगेशन था, तो वो सर ये बिजनेस न्यूज में सीबीएसई सही है। हाँ सीएनबीसी तो बड़ा खिलाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी तो वही है। जी बिजनेस तो अब जाके थोड़ा सा जो है ठीक ठाक है, अदरवाइज ये उसमें अनिल सिंह भी है, उसके आने के बाद कुछ ठीक ठाक हुआ, अदरवाइज तो जी बिजनेस नॉर्मल था। और सीएनबीसी का तो एक बड़ा चैनल है, बड़ा नेटवर्क है, नेशनल इंटरनेशनल, और आपका जो आपका ये रिलायंस है उसका उसका उसमें एक्सपोजर है, तो वो तो बड़ा खिलाड़ी ठीक है। उसने सिंघवी के आने से जी बिजनेस थोड़ा सा पब्लिक के बीच में थोड़ा सा पॉपुलर हो गया, लेकिन सीएनबीसी बड़ा तो खिलाड़ी। आपको देखो स्कैम कर रहा है ये नहीं Scam स्कैम नहीं कर रहा है। वो मतलब एंकर बताने से पहले सीएनबीसी में जो एक पार्टियां जी बिजनेस थोड़े ही, उसमें जो एंकर आ रहे हैं वो लोग,
CNBC में जो पांड्या हेमंत पांड्या वो करता था। आपका, वो हेमंत पांड्या शायद उसका नाम था मेरे, वो करता तो था। वो आपका नजर नहीं आता, उस पे भी 4-5 करोड़ की पैंडल लगी थी। हाँ। तो सीन क्या होता है कि भाई ये आपके न्यूज एंकर है, के पास न्यूज होती है, तो वो न्यूज कॉन्फिडेंशियल है, तो जो बिजनेस न्यूज चैनल वाले हैं, एंकर हैं, वो ट्रेड नहीं कर सकते, तो परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो क्या करता था कि उसकी नॉलेज में एक है कि इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला समथिंग, उनको न्यूज बतानी है अगले आधे एक घंटे में, तो वो पहले ही शेयर बाय कर लेता था अपने फैमिलीज इन लॉज के हाँ, अकाउंट में, फैमिली और फिर वो जो है न्यूज फ्लैश करते थे, भाई इस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसके रिजल्ट ऐसे हैं वैसे हैं, तो वो उससे ट्रेड, तो उसको भी पेनल्टी पड़ी थी। अरे तो ये साथ ही हो गया। एंकर अपने रिलेटिव को भी नहीं करवाना। नहीं कर सकते, ये जो है सब आपके जो है सेबी के रडार में होते हैं, कंप्लायंस होते हैं, इनसाइड ट्रेडिंग के दायरे में आ जाते हैं। बहुत चुपके करके करवाता था ये। तो वो पहले पता चल गया होगा, पहले रडार पे होंगे, तो फिर उससे पेनल्टी पड़ी पब्लिक खरीदने 4-5 लगी तो करोड़। आपके पास अगर चोरी का दिमाग है ना, गया। आपके पास अगर चोरी करने का दिमाग है ना, हाँ। तो वहां साहब लोग बैठे हुए हैं जो चोरी पकड़ने का आपसे ज्यादा दिमाग लेके बैठे हैं। अब ये देखो ना, ईडी कहाँ कहाँ से खोज के सबूत निकाल लेती है भाई, कहाँ कहाँ पैसा घुमा दिया है। नीरज साहू से उसका वो देखा ना कुछ दिन पहले कितने सबसे ज्यादा केजरीवाल आज तक हिस्ट्री थी। बोलता है कि भैया नीरज लीगल साहू कह रहा हूँ, नीरज साहू से हेमंत सोरेन का नहीं, वो तो कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी हिस्ट्री थी मेरे ख्याल में, जो कैश मिला, इतनी बड़ी हिस्ट्री हाँ, में 353 350 करोड़ की जो है वो कैश मिल, लेकिन उसकी गाड़ी उसके घर पे, गाड़ी और उसके उसकी घर पे। गाड़ी उसका घर मानेसर में, नीरज साहू का घर मानेसर में, मानेसर में रजिस्ट्री हो गई थी, पेमेंट EMI ये भर रहा था नीरज फिर साहू। अगर इन्वेस्टिगेशन में आ गए तो इन्वेस्टिगेशन तो फिर वो लपेटे में आ ही जाते हैं, ठीक है, उन्होंने अपने तिकड़म लगाए होंगे, बट अगर इन्वेस्टिगेशन ऐसी किसी पर जाए फिर तो एक चीज को संभाल लेती है। फ्रॉड करते हैं तो फ्रॉड को पकड़ना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर जितनी बड़ी एजेंसी पीछे पड़ती है तो फिर सारा महकमा उनके पास है। लेकिन ये लोग चोरी उतने हैवी रकम किए नहीं है, समझे जैसे नहीं? जैसे ये लोग करते थे पोल घोटाले वाले या 2G स्पेक्ट्रम, नहीं, वो तो वो मनी कोड़ा। भी एक क्वेश्चन मार्क है, वो घोटाला क्या था। एक तो क्या करें, पॉलिटिक्स में बोलते हैं, तो वो 70,000 करोड़ का एक घोटाला ना होकर वैल्यूएशन का मसला था, उनका ये था कि इनका मिसयूज हो रहा है। वो स्पेक्ट्रम जो है, अगर वो इस तरीके से करते तो शायद उससे कुछ इनकम हो पाते, तो उनका मसला वो था। तो एक घोटाला, उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं, और लेकिन जैसे आपने कहा ना कि कम के छोटे के, लालू तो कुछ लाख के चक्कर में जेल गया हुआ है, हाँ, कुछ लाख के चक्कर में। तो अगर आप देखेंगे सजा का तो प्रभाव होता ही है। 3 साल जेल देंगे फिर आगे इलेक्शन लड़ो। हाँ, तो अब सत्ताएं होने लग गई ना, अब बेचारे कहाँ से कैसे वो, पहले क्या होता कि सर अभी आपका वो जो 2G स्पेक्ट्रम वाला कौन सा बंदा था, कलमाड़ी, नहीं 2G वाला कलमाड़ी तो इसमें ए राजा। हाँ, ए राजा MP वगैरह। हाँ, तो फिर वही कहा ना कि ये जो 2G है, आपका ये कोयला है, ये कुछ सब्जेक्टिव टाइप के थे, अदरवाइज देखेंगे तो बीजेपी ने कुछ खास खास ऐसा नहीं किया, और बीजेपी देखो कुछ मिला ही नहीं 2G स्पेक्ट्रम नहीं देखो जनरली नहीं मिला, हाँ। तो एक इन्वेस्टिगेशन वगैरह चले तो उसमें बीजेपी अपोजिशन में थी, तो आप कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो उसमें बीजेपी उसको बोलती थी, तो एग्जैक्ट वो भी एक क्वेश्चन मार्क था कि है भी नहीं है किस तरीके, तो बोलने का तरीका भी था। सर कल जो सर, देखो, पेपर बना गया, ये सारा चीज था, स्पेक्ट्रम का जो मिला ही नहीं। स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, ठीक है, अब एक पहले कोल का घोटाला 10 लाख करोड़ का बता रहे थे, 10 लाख हुआ है। हो गए। उसका तो हमको भी अच्छे से याद नहीं आ रहा है कोल का, मैंने स्पेक्ट्रम वाला भी पढ़ा था, ठीक है, दोनों पढ़ा था मैंने। स्पेक्ट्रम वाला में कहानी क्या हुआ था कि इसमें बोली लगती थी, भीड़ लगती थी। हाँ, जो सबसे कम बिड लगाएगा उसको हम स्पेक्ट्रम अलाउ करता था। ये जो मंत्री थे ना हमारे राजा साहब, इन्होंने क्या किया था, ये पहले ही से बिड फाइनल कर लेते बैठे हुए, ठीक है, बोला कि भैया इतना पैसा दो, ये बिड में ले जाओ, ठीक है, तुम्हें बॉस ये बिड उस समय बोलना है, और बाकी को मैं मना कर दूंगा, कोई इस बिड में तुमको नहीं बोलेगा, इससे कम की बिड नहीं लगाएगा कोई। ऑक्शन स्टार्ट हुआ, 4 रुपए की बात जैसे ही मैंने बोला, सब कुछ चुप हो गया, मेरे को मिल गया बस स्पेक्ट्रम। कौन सा? ऊपर वाला? पास में ऊपर वाला देखिए नहीं, ऊपर वाले को जो है हम ये इवनिंग स्टार के दायरे में लगे, हमने तो पढ़ा था कोई इवनिंग स्टार, थोड़ा दूर होता तो हम इसका बने लगे। ये बहुत मुश्किल से मिलेगा सर। हाँ, ये रेयरली मिलेगा। पर सर ये अब ये थोड़ा मतलब 2 से दूर है, हाँ, और ये ग्रीन वाली कैंडल उसके पास से वो होती है ओपन, नहीं फिर दूर कहाँ से, दोनों से दूर होनी चाहिए, फिर दोनों से दूर। दोनों से दूर होनी चाहिए। अब देखिए, अभी तक जनरली हमने जो कैंडल स्टिक पढ़ी है वो रिवर्सल पढ़ी है,
मीन्स कि एक ट्रेंड हुआ, कुछ स्ट्रक्चर बना और फिर रिवर्स हो रहा है, स्टॉक गिरा, एक स्ट्रक्चर बना, कोई भी एक्सजेट, फिर रिवर्स हो। तो अभी तक हमने जनरली रिवर्सल कैंडल पर, बढ़ते हुए स्टॉक को खरीदना और गिरते हुए स्टॉक को बेचना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक। तो कुछ कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर भी हैं, ज्यादा नहीं है, 2 एक ही हैं। तो जब आप किसी स्टॉक को देखते हैं ना, ऐसा होगा ना, स्टॉक जो है बढ़ा, टेम्पररी थोड़ा आराम किया और फिर भागा। तो जो टेम्पररी आराम करता है तो हम लोग कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं, तो वो कैंडलस्टिक के दायरे में थोड़ा सा आते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कंटिन्यूएशन ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है, भागते हुए स्टॉक को पकड़ना और गिरते हुए स्टॉक को बेचना बहुत ही, ज्यादातर ट्रेडर रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने की। तो कुछ कंटिन्यूएशन है जिसमें आपका पहला जो है आपका अपसाइड तासुकी गैप। तो अपसाइड तासुकी गैप क्या है? अपसाइड तासुकी गैप आपका एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसमें क्या होगा, स्टॉक आपका अप ट्रेंड में होगा, स्टॉक इज गोइंग अप 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 और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल होगी। इसके बाद अगली कैंडल फर्दर ग्रीन होगी और अगली जो ग्रीन कैंडल होगी गैप अप होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर एक गैप होगा, यानी कि अगली जो कैंडल होगी इसके बाद गैप अप ग्रीन कैंडल, इसके बाद अगली कैंडल होगी रेड कैंडल, और इस रेड कैंडल का जो क्लोज होगा इस गैप के बीच में होगा, और फिर स्टॉक अपनी तेजी को कंटिन्यू करेगा, यानी कि अगली कैंडल फर्दर तो सर इसमें स्टॉप लॉस कौन सा है? तो सीन क्या हुआ, स्टॉक बढ़ा, टेम्परेरी आराम किया और फिर भागा, तो ये वो इसमें स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस देखिए आपको दिखाने, तो ये कहाँ गया अभी? कौन से वाला, ये अभी यही दिखा रहा था मैं आपको। अब ये गैप है, ग्रीन है, रेड नीचे आया थोड़ा सा, फिर ग्रीन है, फिर थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहा है। इसमें आपको ट्रेंड कोई खास नहीं है। हाँ ट्रेंड नहीं, बट हाँ। पैटर्न वो अगला अगला तो ग्रीन बन गया, गैप में क्लोज हुआ है, अगला फिर ग्रीन, नियर अबाउट, हाँ ठीक है, नियर अबाउट, ठीक है। देखो स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा आफ्टर दिस ग्रीन कैंडल, आप बाइंग के बारे में सोचेंगे, और स्टॉप लॉस जो है आपका इस दायरे में कहीं रहेगा, हाँ इस दायरे में। अब ये इस जो नीचे की लाइन है ये भी हो सकता है और ये ऊपर की लाइन हो सकता है, इसके बीच में इन बिटवीन आप अपने हिसाब से कोई भी रखते हैं। तो जनरली अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका स्टॉप लॉस। तो ये जो आपका है ये कंटिन्यूएशन है, और सिंपल सा है कि स्टॉक बढ़ा, थोड़ा सा आराम किया, फिर जो है भागा, तो इसको हम बोलते हैं अपसाइड तासुकी गैप। उस बीच का अमाउंट कितना, अगर शेयर कितना 200, वो तो कुछ भी होता है, वो तो खैर जब गैप बनेगा तो वही तय करेगा ना, वो तो जब अब जो गैप बनेगा उसके हिसाब से अकॉर्डिंग करिए। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर की बात तो जनरली इस तरीके से आप मुझे stop मिला loss- लेकिन बीच में काफी गैप है। लेकिन अब देखो अगर गैप मान के लो बड़ा है, मान के चलो ये जो आपका है ये गैप यहाँ पर है मान के चलो, ठीक है ना। तो अभी इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है। मान के चलो ये गैप है 40 रुपए का, आप खा रहे हैं 10 रुपए, तो रेलेवेंट नहीं है, तो उसके ऊपर डिपेंड। तो आपका टारगेट होता है ना कि जो स्टॉप लॉस है वो आपका जो है चार्ट के बेस पे, प्राइस के बेस पे और आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन के बेस पे डिपेंड, तो उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे। इसका जस्ट अपोजिट है डाउन साइड तासुकी गैप। आजकल एक मूवी आई हुई है, शायद आप लोगों ने देखी हो, सैम बहादुर, रिलीज होगी भी क्या, मेरे पुरानी जी5 पर आ गई है, रिलीज हो गई। जी5 पर भी आ गई है। मतलब कब रिलीज हुई थी ये? टाइम हो गया, लास्ट ईयर ही हुई थी। अच्छा, ये विकी कौशल की। हाँ कैसी फिल्म थी ये? इसके बीच में क्लिप्स आते हैं फेसबुक में, तो एक्टिंग कर रही लग रहा वो तो एक्टिंग सही कर रहा है सर वो बंदा। अगर आपको आर्मी में इंटरेस्ट है देखिए भाई, है, अच्छी कर रहा है। देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस जहाँ पे ये लगा कि खुद सैम बहादुर खड़ा है। अब हालांकि दिखा, लेकिन एक्टिंग अच्छी कर रही है, और इवन नहीं तो देखो, जो आपके बड़े बड़े हीरो है ना, मैंने सैम बहादुर को देखा हुआ है, उसके अच्छा आप क्लिप्स देखा, देखे हुए हैं, मैंने तो खैर नहीं देखा इसलिए उनको, बस थोड़ा बहुत फोटो फोटो करे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जो आपके बड़े बड़े हीरो हैं सलमान खान या ये आपका अक्षय कुमार, उनसे कहीं लाख गुना अच्छी एक्टिंग कर। विकी कौशल
और पहली वाली जो मूवी थी उसकी वो तो एक नॉर्मल थी कि वो जैसा आपकी खुद पर्सनालिटी थी, बट इसने अच्छा एक्टिंग कर इससे दिया। पहले वो भी बना था तो ऐसे ही मूवी करता है वो। जो जम्मू जाते हैं, कौन सा स्टेशन है, कटरा। अरे नहीं, जो उस बंदे के नाम पे है। एक मूवी, वैसे भी कौन सी मूवी आई थी अभी करंट? करंट में हाँ, करंट में पूरी पठान। पूरी तो पुरानी हो गई। वही पठान का नाम। हम तो पंजाब में जम्मू में। पाकिस्तान बॉर्डर में पड़ता है पठान पठानकोट। पंजाब में। 45 किलोमीटर दूरी है वहां से LOC। उधम सिंह, अच्छा सरदार उधम उधम सिंह। सिंह। तो वो फिल्म हाँ, वो मूवी ये करा है, ऐसे ही मूवी करता है। कर रहा है या फिर नहीं, आ गई तो 2000 की प्राइम पे है। पैंडेमिक में ही आई थी। वो उस कैसे? पे मूवी है सरदार उधम सिंह पे, जो जलियांवाला वाला बाग वाला मैसेकर हुआ था ना, उसके बाद जाके वहां मारा था ना जनरल डायर को उधम सिंह ने, इसी में movie बनी। बहुत स्लो मूवी है सर, समय चाहिए आपको, पेशेंस चाहिए उसके लिए। कोई नहीं, हम तो कई बार आएगा नींद आ जाएगी आपको देखते देखते, मैं पहले बता रहा हूँ। नहीं, मैं खैर मैं फिल्म देखता नहीं, डर लगता है फिल्म देखने से, लेकिन वो जो क्लिप वगैरह है, उसमें अच्छी एक्टिंग करो श्याम और the Jaws। वो वाला सीन देख हाउ द वो इसमें उड़ी में उरी यही में, होता है। उरी में नहीं, उरी में तो लोग एक अपना नॉर्मल रोल कर रहा था, लेकिन इसमें तो उसको उनको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो एक्टिंग अच्छी कर रहा है, तो स्ट्रक्चर वगैरह। इधर करता है वो बंदा, ये रणदीप हुड्डा। हाँ, वो भी रणदीप हुड्डा। वो भी बन जाता है सर, जैसा बनना है वैसे तरह वैसा बनता है। बन जाता वो तो दिखाने वो भी रणदीप एक तो फिल्म आई थी आपकी अभी- अक्षय कुमार की, रणदीप हुड्डा की एक मूवी आ रही है। वो कौन थे, पठानों के साथ जो लड़ाई थी, है। सरबजीत उसकी मूवी अच्छी पठान थी। जो पठानों के साथ फाइट थी उनकी, सरदार वाली फिल्म थी कैसी सर? केसरी। केसरी, अच्छी मूवी। हाँ। पल्ले नहीं पड़ी मेरे तो। वो सब्जेक्ट बहुत बढ़िया था, हाँ, वो हिस्ट्री बहुत बड़ी थी। ये बंदा कर नहीं अब पाता। लेकिन उस अक्षय कुमार को लगा कहीं से कुछ सर वो जबरदस्ती का बना रहा है। एक तो वो जो उनका गेटअप था ना, वो लग रहा था कार्टून से बना नहीं दिया। लगता पृथ्वीराज कपूर को सर मूंछ नकली बना दिया। अरे कोई एक्टर होते हैं 2 महीने में मूंछ बढ़ जाते हैं, ये नकली लगा रहे हैं। तो अजीब पृथ्वीराज सा कपूर को तो ऐसा बना दिया। पृथ्वीराज चौहान जब भी मूवी आई थी, हाँ। उसमें तो वो 12 लगता था। हाँ, वो 12 लगता था वो मूवी का। वो भी पता नहीं क्या जबरदस्ती की मूवी बना दी। वाला मुझे तो मूवी देखने में डर लगता है एक्चुअली। 2-3 फिल्में देख ली वो उनके साथ, अक्षय कुमार बस फिर केवल उसी अच्छा मजाक जज्बा के नहीं। टाइम पे बनाता है ऐसे। यदि ये तो वीर सावरकर, क्या ये सावन वीर सावरकर आ रही है, रणदीप हुड्डा की एकदम सर शकल एकदम वीर सावरकर जैसा ही बना रखा है। वो इसी तरह करता है सर, वो 2 महीने 3 महीने वेट लॉस भी कर लेता है। उसकी फिल्म में इसमें वेट लूज करते काफी किसी फिल्म के लिए ये आती है। रणदीप हुड्डा किया था। रणदीप हुड्डा ही करता है। सरबजीत की। सरबजीत जो आई थी यही किया, बहुत अच्छी। देख मूवी तो खैर नहीं देखता हूँ स्कैंडल है वो आपका डाउन साइड दासुकी। डाउन साइड दासुकी जो है आपका बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसमें क्या होगा, स्टॉक गिरता हुआ आएगा और इस ग्राउंड में यहाँ पर एक रेड कैंडल बनेगी। अगली कैंडल गैप डाउन होगी और वो भी रेड होगी, और इसके बाद अगली जो कैंडल होगी वो ग्रीन होगी, जिसका क्लोज इस गैप के बीच में, और फिर स्टॉक गिरता हुआ कंटिन्यू करेगा, यानी कि अगली कैंडल फर्दर रेड होगी। तो इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर मिलता है आपका वो, तो अप साइड डाउन साइड तासुकी गैप। अभी जो अप साइड तासुकी गैप, डाउन साइड, अगर आप इसको एग्जिट ढूंढने जाएंगे तो थोड़ा सा नहीं मिलेगी। ये थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर के मुकाबले में आपका जो तजर्बा रहेगा वो आपको यहाँ पर हेल्प। अगर आप स्ट्रक्चर ढूंढने जाएंगे तो फिर स्ट्रक्चर के बेस पे आप ट्रेड शायद ना ढूंढ पाए, लेकिन अगर आप तजर्बे के बेस पे जाएंगे, प्रैक्टिस के बेस में जाएंगे, तो आप इस कॉन्टिन्यूएशन को पकड़ पाएंगे। तो कॉन्टिन्यूएशन को पकड़ना सिर्फ स्ट्रक्चर के बेस पे ना होकर वो एक्सपीरियंस के बेस पे रहेगा। टोटल कितने बस 2 ही और है। टोटल कितने टोटल तो पता नहीं कितनी होंगी, क्या है कुछ अपने, और भी होते नहीं और भी हो, जनरली तो नहीं है। वही है, but नहीं तो होती तो कितनी, जो हमारी इसमें है हाँ। तो हमारे इसमें शायद होंगे 20-25 कुछ होंगे। बाकी मार्केट में आजकल क्या है ना, कि आजकल वो बताने वाले कुछ कुछ बता रहे हैं, तो इस तरह के कुछ और भी आजकल दिख रही हैं, लेकिन जो जनरल जो एक मेन स्ट्रीम आपके कोर्स में रहता है वो जो हम कवर कर रहे हैं वैसा। तो डाउन साइड तासुकी या अप साइड तासुकी
या जो कंटिन्यूएशन की जो कैंडल रहेगी एक आधी और फर्दर, वो आपका स्ट्रक्चर के मुकाबले में तजर्बे का जो है काम, कंटिन्यूएशन को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता डाउन, ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है। है। हाँ, डाउन साइड, डाउन साइड यानी कि कंटिन्यूटी चल रही है। पहले की जो कैंडल्स हैं वो रिवर्सल है, वहां से रिवर्स होता था, यहाँ पर जो है कंटिन्यूटी है नोट। उसको फेब्रुअरी कैंडल का नाम क्या था? अपसाइड ताकूती गैप, ये डाउन साइड है, वो ऊपर अपसाइड, जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ये ऊपर से नीचे आएगा। पहले वाले का नाम है अपसाइड ताकूती गैप, और इसका नाम है डाउन साइड ताकूती गैप। इसके बाद अगली जो स्ट्रक्चर है कैंडल है वो आपका राइजिंग थ्री मेथड। तो राइजिंग थ्री मेथड की अगर हम बात करें, ये भी कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये आपका बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। इसमें क्या होगा, स्टॉक आपका बढ़ता हो जाएगा और इस अप ट्रेंड में एक बड़ी कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल। इसके बाद 3 कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल बनेगी, जिनकी कलेक्टिव हाइट इस ग्रीन कैंडल से जनरली छोटी होगी या इसके बराबर होगी, इन तीनों की कलेक्टिव हाइट। इसके बाद फर्दर अगली जो कैंडल होगी वो ग्रीन होगी, और इस तरीके से स्टॉक आपका तेजी में कंटिन्यू करेगा। तो ये वही फ्रेम हो गया, स्टॉक भाग रहा है, थोड़ा सा जिग जैग किया, आराम किया, कलेक्ट हुआ और फिर भाग रहा है। तो ये वही फ्रेम। ऐसे तो मिल जाता हाँ, अब अगर आप जो है स्ट्रक्चर कॉन्टिन्यूशन देखो तो मिल जाएंगे बतेरे सारे, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट स्ट्रक्चर के लिहाज ढूंढो तो और दिक्कत होगी। है। थोड़ी तो बहुत इसलिए जो है आपका अप डाउन 19-20 का इसमें रहेगा, ये तजर्बे ये होता है। तो इसमें जो कंफर्मेशन ग्रीन वाली नहीं गई तो उसके बाद इसके बाद आप बाय करेंगे, तो ग्रीन ही जाए आगे भी सही होगी। आगे बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है। ये कंफर्मेशन ये ग्रीन वाली कैंडल है? नहीं, इसके बाद देखो, जो green इसके बाद देखो अब क्या इसका तरीका है, सिंपली जो ये ग्रीन है, इसके बाद ये इस हाइट के बाद जो है आपको अगर ऊपर कैंडल ऊपर मिलती है तो आप बाय करने के बारे में सोचो। तो वो 3 रेड होना जरूरी है तो हाँ, 3 रेड होंगी तीन पर तो थ्योरेटिकली 3 होंगी, प्रैक्टिकली जो है 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, चल जाएगा, लेकिन थ्योरेटिकली 3। इनकी कलेक्टिव हाइट जो है आपकी इस ग्रीन से बराबर या छोटी होगी। ये रेड के जो ऊपर ओपन हुआ है उसके ऊपर क्लोज होगी ग्रीन वाली कैंडल। जरूरी नहीं है, लेकिन यह है कि ग्रीन कैंडल ग्रीन और जनरली थोड़ा बड़ी होती है, ऊपर है तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन ये red ऐसा भी नहीं है कि यहीं कहीं बंद हो जाए, कम से कम 200 तो ऊपर ही रहनी चाहिए, तो तब हम उसको कंसिडर करेंगे। अगर ऐसा ना कि यहीं अटक के फिर तो कोई खास करेगा। तो एक रीजनेबल हाइट होनी चाहिए, एक रीजनेबल क्लोज होनी चाहिए। इसका कंफर्मेशन का वेट करें। हाँ, फिर अगर इसके बाद इस ग्रीन कैंडल के बाद या फिर कलेक्टिवली इस जो ये है इनके हायर पॉइंट इसके ऊपर आपको मिलते तो आपको एंट्री का पॉइंट, इसके बारे में आप एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस अगेन अगर स्टॉप लॉस की बात करें, अब देखो ये स्टॉक आपका कंटिन्यू कर रहा है, इसमें यहाँ से बढ़ रहा होगा तेजी से। अब आपका स्टॉप लॉस आपके जो है टाइम और रिटर्न एक्सपेक्टेशन। अब अगर आप शॉर्ट फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं तो शॉर्ट फ्रेम के इसके बाद आप बाई करने के बारे में सोचेंगे तो स्टॉप लॉस आपका 1 पॉइंट हो जाएगा, लेकिन ये शॉर्ट फ्रेम है। कौन सा ये वाला फ्रेम, ये वाला फ्रेम, ये शॉर्ट फ्रेम होगा, ठीक। या तो आप एक छोटा स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो, या फिर आप जो है बहुत ही कम मार्जिन में ट्रेड कर रहे हैं तो ये वाला फ्रेम आपका रहेगा स्टॉप लॉस का। लेकिन अगर आप एक बड़ी मार्जिन में काम कर रहे हैं, से 25%, 20%, 50% या डबल के लिए, तो फिर जाहिर सी बात है उसके हिसाब से फिर चार्ट के हिसाब से जहां पर आपको मिलेगा वहां पर, तो इस तरीके से इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा तो आपका राइजिंग थ्री मेथड कहलाएगा, और इसका जो अपोजिट रहेगा यानी कि गिरने की तरफ तो आपका वो बन जाएगा फॉलिंग थ्री मेथड, जस्ट उसका अपोजिट। इसमें स्टॉक गिरता हुआ आएगा और इस गिरावट में यहाँ पर एक रेड कैंडल बनेगी, और इसके बाद 3 कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल बनेगी, जिनकी कलेक्टिव हाइट इस रेड कैंडल के बराबर या इससे छोटी होगी, और फिर अगली कैंडल फर्दर रेड होगी जो डाउन साइड को कंटिन्यू करेगी। इसके बेस में नहीं, इसके बेस में निकल जाए तो बेच के काम, या तो बेच के निकल जाओ या फिर बेच के काम करो, जैसा भी। तो यहाँ पर इस तरीके से, तो ये आपका फॉलोइंग थ्री मेथड। तो अब ये मेथड आप ये जो है आपको कैंडल्स से मिल जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट ढूंढने जाओगे तो हो सकता है कि एग्जैक्ट ना मिले, 19-20 का डिफरेंस रहेगा, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला काम ज्यादा रहेगा। लेकिन यह है कि अगर आपने कॉन्टिन्यूशन में ट्रेड करना सीख लिया तो फिर ये अच्छी बात है, क्योंकि रिवर्सल आप देख ही रहे थे और ये आपका कॉन्टिन्यू, लेकिन कॉन्टिन्यूशन करना इतना आसान भी नहीं।
LIC ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया सर। LIC ने कुछ देखा नहीं, कल मोदी ने हाँ ठीक। मुझे कल मैंने देखा नहीं। छाती तान के बोलता हूँ। हाँ कल ये बड़ी, इन्होंने बड़ी जान खा ली थी ये अदानी के दौरान। LIC डूब गई, LIC डूब गई, ये हो गया, वह हो गया, फलाना का ठिकाना हो गया। हालांकि LIC का बहुत ही नॉमिनल 49% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज। मुझे एक गेम इसकी LIC की समझ में ये नहीं आई, ये IPO आने के बाद इसके प्रॉफिट बहुत तगड़े बढ़े हैं, और इस बार तो रिकॉर्ड बताया उसने। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये प्रॉफिट आया है या लाया गया है। ये उसके IPO के बाद का ही बात है। अब ये इसका पता नहीं है कि इसका तो शादी नहीं बदल सकता हम लोगों का क्या कैसा कि आया है या लाया गया है। हाँ वो सब्जेक्ट हो गया ना, आप कैसे कहें उसको लेकिन अभी देखा था ना आपको, देखो क्वेश्चन 4 रुपए पर डिविडेंड अनाउंस कर दिया LIC। कितना 4 रुपए पर शेयर। करेगा, तो 4 अभी सरकार के पास जाना 80%, दूसरी के पास 80-90%। तो लेकिन आप जब ये IPO उसका आया, IPO आने के बाद वो पिटा, तो उसके बाद IPO आया तो इसका शेयर प्राइस बहुत नीचे गिरा था। हाँ तो सीन क्या था कि इसका जो रिजल्ट आया उसके बाद वो तुमने बहुत बढ़िया बता दिया। मैं तो देख के चौंक गया, आप देखो अभी आपको पता चल जाएगा 19 से दिखा रहे हैं, ठीक है ना। IPO इसका देखो, IPO कब आया था इसका याद है? इसका IPO कब आया था? LIC जब इसका हाँ IPO आया था 2022 में आया था। 22 में ठीक है ना। तो 22 तक इसका प्रॉफिट है आपका 4,000 करोड़, 2,000, 3,000, 2,500, 4,000। और मार्च में आफ्टर IPO अगले साल देखो ईयर अबाउट टाइम 35,000। और इस बार ये भाई साहब कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ का, तो इसी बार ही आगे लगभग आपका ये 17 और 10 27 दिसंबर 22 में कितना था? 7,306 ना। तो ये ना इसके बाद ये नेट प्रॉफिट से इसमें दिखा रहा नेट प्रॉफिट दिसंबर 2022 कितना? 7,306 करोड़। इन्वेस्टिंग पे दिखा रहा है 6,333 करोड़। हाँ ये आपको जो डिफरेंस मिल जाता है। अभी इसको यहाँ पर अगर देखें मनी कंट्रोल का दिखा रहे हैं 9,444 9,441 करोड़ का दिखाया इस बार। 6 लाख करोड़ की कमाई हो गई है। कलर है ही। बुक है ना। हाँ कलर है नहीं। अब देखो इधर देखो अगर आप देखें आपके हिसाब से सबसे ज्यादा रेवेन्यू किस कंपनी का हुआ, सबसे ज्यादा सेल्स किस कंपनी का? सबसे ज्यादा सेल्स हाँ। इसमें से। नहीं किस कंपनी की, इसमें से क्या हुआ? अच्छा वही फूड एंड बेवरेज। किस कंपनी का नाम पूछा होना? नाम कौन सी कंपनी होगी जिसका सबसे ज्यादा सेल होगी? HUL HUL हिंदुस्तान लीवर। कितनी? हाँ हिंदुस्तान लीवर। उसके आइटम्स बहुत है सर। बहुत है। वैल्यू तो और वैल्यू तो रेट सब उसी की है। अलग कितना होगी? लगभग कितनी होगी देखो। कौन सा? पतंजलि होगा लेकिन अभी नहीं मिला। 58 मार्च नहीं 2023 साल का बता दो, 23 का। हम 2023 के बता रहा हूँ। 58,154 करोड़ सेल सेल। साल का है या साल क्वार्टर का का? है, साल का। 58,000 करोड़ है तो कुछ भी नहीं है ऐसे, तो यानी कितने मिल जाएंगे आपको? सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है उसी पे हिसाब लगा लो। रिलायंस रिलायंस है, रिलायंस है। ठीक है ना। तो और रिलायंस को ही हम देख लेते हैं नियर अबाउट कितनी उसकी सेल है, और फिर देखना कि इसमें और तो रिलायंस की जो आपकी सेल है आ, 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 ये क्या है रिलायंस का क्या लिखा है? रिलायंस इंडस्ट्री है ना, हाँ। रिलायंस इंडस्ट्री है। मार्च, ये क्या मजाक है भाई, मजाक। अच्छा ऊपर है ना देखो आपका ये मार्च 22 तो लास्ट ईयर 8 लाख करोड़, 8.25 लाख, 9.25 करोड़, मोटा मोटी 9 लाख करोड़। तो 9 लाख करोड़ की इसकी सेल है रिलायंस की। और इसका प्रॉफिट कितना है? अगर इस यहाँ पर देखो, आपको खर्च छोड़ दो, ये है आपका मार्च का, देख सकते हैं
मार्च का है सेल 8,76,000 मोटा मोटी करोड़, और प्रॉफिट कितना है 74,000, 74,000 मोटा मोटी 75,000, ठीक है ना। तो रिलायंस अब 8-9 तो बहुत बड़ा फिगर है। अब इसके टक्कर में है आप कौन, LIC। LIC का 23 में कितना रेवेन्यू था, 7,81,000 मोटा मोटी 8 लाख उसके आसपास है, ठीक। लेकिन यहाँ पर इसमें और रिलायंस में जमीन आसमान। अब हालांकि वो चेंज कम हो गया है डिफरेंस, तो वही डिफरेंस किस बात का, प्रॉफिट का। तो ये देखो, ये डिफरेंस मैं आपको बता रहा था कि IPO आने से पहले क्या था इसका, 4,000, 2,000, 3,000 ठीक। अब जाके प्रॉफिट आया है, तो मैं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट आया है या फिर एंट्री वेंट्री इधर से उधर घुमाई है कुछ पल्ले। प्रॉफिट आया 4 तो अब देखो मैं कह रहा था कि 9%। करा गया है इन्होंने, तो 9 टाइम 9 परसेंट नहीं, 9 गुना 900%, 900%, यानी कि अब देखो जरा 36,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहे हैं, ठीक। ये और किसका इस 36,000? रिलायंस का है, रिलायंस। और इसका वो रिलायंस का नहीं है, ये तो LIC का है। LIC का। LIC का। और देखो अगर हम 22 की अगर बात करें, अब तो 23 में 36,000 करोड़ दिखा रहे हैं, हाँ। तो 4,000 का प्रॉफिट था इसका 7 लाख करोड़ में, 7 लाख करोड़ के सेल में 4,000 करोड़ का प्रॉफिट। तो इसका मार्जिन बहुत कम था अगर इससे पहले की अगर बात करें। अब की बात 7 लाख में कितना बताया आपने, 4,000 करोड़। 4,000 करोड़, इधर 9 लाख में 36,000 कैसे? हाँ, वही तो क्वेश्चन है ना कि कैसे हो गया। मैं देखो LIC का मेन काम है आपका इन्वेस्टमेंट है इधर उधर, और आपका हो सकता है कि ये है आपका माल कमाया, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क के दायरे में। ठीक, तो ये तो सिर्फ अब 7 लाख में 4,000 है हाँ और 9 लाख में 36,000 है। 36,000, ठीक ना। तो प्रीमियम एक बंदा ने 10-10 गुना तो नहीं बढ़ दिया, 10 एक बार। अरे उससे प्रॉफिट थोड़ी आ जाएगा। अरे मैं बता रहा हूँ, खैर प्रॉफिट तो आना उसी बिजनेस से में जा रहा है है, भाई, लेकिन पैसा इतना तो- कैसे आया, मसला वो है, पैसा प्रॉफिट तो तो- वहीं से आ रहा है उनको, पैसा तो उसके पास आ ही रहा है। लेकिन यह है कि इतना क्यों कर दिया। तो अब उनकी जान खा रखी थी अदानी के चक्कर में, यही कर दिया वो कर दिया। अब कहीं एंट्री वेंट्री तो नहीं घुमा रखी इन लोगों ने, तो वो थोड़ा सा देख मतलब इसमें मामला भी गड़बड़ है फिर। नहीं, गड़बड़ तो नहीं है इतना बड़ा, तो खैर वो भी क्या करेंगे अभी, मतलब ऐसा भी एलिगेशन है कि एक शंका है उनमें कि ये 4 का 36 क्यों सूर्य बन गया। अब अगर आप इसी के साथ रिलायंस में देखेंगे, तो रिलायंस का देखो भी 8 लाख 9 करोड़ में आपके 60-70,000, देखो इनका प्रॉफिट कितना तगड़ा है इन कंपनीज का, और 70,000 करोड़ का तो प्रॉफिट है। यहाँ तो कंपनियों की सेल नहीं होती, सोचो जरा। और क्या कहते हैं, अब LIC का देख लेते हैं एक बार, कितना इनका रिजर्व कितना है नहीं है भी देखने वाली बात है, कितना है, और फिर देखते हैं बाकी का। देखो LIC का रिजर्व अब है आपका 39,000 करोड़ का। तो इसमें प्रॉफिट है। इनका इनके पास नहीं प्रॉफिट नहीं, ये रिजर्व है इनके पास, कैश हाँ। पड़ा है इनके पास इनका उतना पैसा उनका कैश पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब देखते हैं एक बार के लिए रिलायंस का कितना माल उनके पास। तो अब कहते हैं ना कि भाई ये इंडस्ट्री वाले बिजनेस बड़े बिजनेसमैन क्यों सरकार इनके इर्द गिर्द घूमती है वगैरह वगैरह, आज भी बल्कि बताओ रिलायंस के पास है मोटा मोटी 8.25 लाख करोड़। कितना, सितंबर 2023 में दिख रहा है 7,45,000 करोड़ रिजर्व्स में। कितना लाख बताया, 7,45,000, 7 लाख करोड़ का रिजर्व है बस, इतना माल, 8.25 लाख। इतना माल पड़ा हुआ है इनके पास। इधर देखो, बोलिए। तो सोचो जरा, इतना तो रिजर्व कैश है, ये सरकार के पास नहीं इतना तो। आप किसी भी सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को ले लो, नॉट सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना माल नहीं है जितना इनके पास है माल तो ये बहुत बड़े हाथी हैं, बहुत तगड़े हाथी हैं। और ये देखो 7 लाख करोड़ का इनके पास जो है कैश है। लाइबिलिटी तो और है 39 लाइबिलिटी में फिर एसिड एसिड अलग, देखो लाइबिलिटी एसिड अलग मसला है, ये तो कैश है, ठीक है। कैश वही। कैश मींस जो बिजनेस पिछले सालों साल से करते हुए आ रहे हैं, कल को कुछ हो गया तो लोन देने का रीपेमेंट को या बाकी हो, तो इतना तो 7 लाख करोड़ सोचो यार। इसके पास सर कितने बैंक कितने कर्ज भी होगा, देखते हैं अभी आपकी लाइबिलिटी दिखा रहे हैं, 4 लाख 5 लाख करोड़ की लाइबिलिटीज हैं, 6.25 लाख करोड़ का लाइबिलिटी और ऐसे डेप्थ 7.6 लाख 6.25 लाख करोड़। तो कुल मिला के जो है अब देखो डेट किसी पे है वो एक मसला है, इतना तो उसका कैश है, डेट अगर लिया है तो उसका प्रोविजन भी होगा, तो इसका उतना बड़ा मसला नहीं है डेट और लाइबिलिटीज का।
लेकिन ये देखो कि इनके पास कैश कितना पड़ा है। काफी साल पहले मैंने एक फिगर सुनी थी, borrowing से ही होता है ना डेट, क्या होता है? हाँ बहुत काफी टाइम पहले बजाज का सुना था कि उनके पास 30,000 करोड़ का कैश था उस दौरान, परसों बरस पहले। अब टाइम इतना बीत गया है, तो अब उसके बाद शायद और भी बड़ा हो गया होगा। तो सोचो कि गवर्नमेंट का अगर आप देखेंगे ना बजट, वो बजट जो है इन जैसी कंपनियों उनको हिला देती है। और शायद हमने बात की थी ओएनजीसी का काफी टाइम पहले मार्केट कैप कराची स्टॉक एक्सचेंज से ज्यादा था। और बहुत सारी, चलो ये तो इंडियन कंपनीज है, अगर आप इंटरनेशनल कंपनी को देखोगे, आपका माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, इनका अगर आप सुनेंगे तो और दिमाग घूम जाएगा। उनका तो कंट्री, हम तो स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उनका तो कई कंट्रियों से ज्यादा हिसाब किताब, हाँ, एक एक ट्रिलियन तो मार्केट कैप है। एप्पल का 3 ट्रिलियन है। हाँ, मतलब एक से ज्यादा है, अब तीन क्या है, आप रिजर्व का आइडिया नहीं, लेकिन वो कंपनियां और भी भयंकर है, और भी खतरनाक। तो लेकिन चलो उनका, लेकिन ये कि ये जो आपकी ये बिजनेस था ना, ये बड़े, इनका इनका मतलब ये मान के चलो राजा महाराजा जैसे इनकी वर्थ है एक्चुअली। तो अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि एलआईसी का जो कंसर्न क्या था, कि एलआईसी में जो आपके मार्जिन है, वो मार्जिन ज्यादा अच्छी नहीं है। देख भी लिया हमने कि सेल इतनी है, लेकिन मार्जिन हाथ में कुछ नहीं आ रहा था। वो तो अब की बार आया है। हो सकता है कि कहीं कुछ माल बेचा हो, या जो है कुछ प्रॉफिट बुक किया हो, या कोई एसेट एप्रिसिएट हुई हो, या डिविडेंड मिला हो, या कुछ भी एक्सवाइजेड। तो अदरवाइज जो है एलआईसी का जो वैल्यूएशन था वो थोड़ा सा उतना बेटर नहीं था। हाँ, ये तो सरकारी कंपनी थी, यही कंसर्न। ऐसे का मेरे ख्याल से 20% शेयर नहीं नहीं, 80-90 उसके पास। 90 सरकार का मतलब प्रेसिडेंट, सरकार का मतलब जनरली प्रेसिडेंट होता है। हाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, हाँ, प्रेसिडेंट ही होता है। देखो कितना है, देखो कितना आपका ये 96% तो उन्हीं के पास है। नहीं तो जनरली जो आपके सरकारी ओरिएंटेड होता है, उसका मतलब जनरली प्रेसिडेंट होता है। तो 90, अब देखो 96 में मोटा मोटी 70% मान लो, और मार्केट कैप कितनी होगी इनकी अब, 6 लाख करोड़ की शायद, 6 लाख करोड़ की। तो 7 लाख मोटा मोटी, 6 लाख करोड़ तो उनके। हालांकि वो भी एक तरह से सब्जेक्टिव, ऐसा तो मतलब है नहीं कि उसका मतलब है कि द्रौपदी मुर्मू का है, ऐसा है नहीं, बट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो एसेट है, इसका मेन कंसर्न इफेक्टिवली है। बेसिकली वो कंट्री कहलाता है। कंट्री का मतलब अब वो दिखाया था, वो कहाँ से दिखाया? क्या चीज, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ देखो ना होल्डिंग में जाके, ये टॉप होल्डिंग, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो सरकारी जो कंपनियां जनरली होती हैं, तो आपको जो एक्सेस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से मिलेगी। तो 96% उनके पास है होल्डिंग। तो लेकिन यह कि अच्छी बात है, आपका ये एलआईसी का रिजल्ट आया है, और अच्छा दिखाए इन लोगों ने रिजल्ट। और अच्छा, अभी ये मेरे ख्याल में भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, इन लोगों ने शायद दिखा दिया, मुझे लग रहा है। जैसे हम रिलायंस का देखेंगे तो सर जिसके पास जिसके शेयर होंगे वो दिखाएगा। हैं? मतलब जैसे हम रिलायंस का देखेंगे हाँ। तो ये जिसके पास शेयर्स होंगे इसके दिखाएगा। होल्डिंग दिखाता है। जो बड़े खिलाड़ी हमको दिखाएगा, तो करोड़ों लोग इनके पास है, तो जो बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी को ही जनरली दिखा सकता है। बाकी उस वेबसाइट की सेटिंग पर तो कितना, 9 करीब 10,000 करोड़ का, वो परसों संसद में बोल तो रहा था कि 10,000 करोड़ का प्रॉफिट आया है। ये वो बेचारे, एक तो उनको मुद्दे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, ऊपर से वो सिक्सर मार तो पहले खूब चिल्ला रहे थे कि एलआईसी डूब गई, जबकि एलआईसी का अदानी में कोई ज्यादा फ्रैक्शन कोई नहीं था, 1-8%, 2% का होल्डिंग केवल थी। अदानी डूब भी जाता तो एलआईसी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब लेकिन ठीक है, अब उनका काम है विपक्ष पक्ष का, कि कुछ ना कुछ मिलता है तो कुछ ना कुछ बोलते हैं। ये तो खैर है, लेकिन ठीक है, अच्छी फिगर आ गई है, आपकी बात दिख रही है। तो ये एलआईसी के जो है बराबर की ये फिगर लग रही है। पहले तो 2-3 हजार कितना अगर आप 7 लाख करोड़ पे 4,000 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करने, इसका मतलब 1% भी मार्जिन नहीं है। 1%, आधा परसेंट के करीब मार्जिन है। मार्जिन जो होता है आपका अक्सर आईटी कंपनियों का अच्छा होता है, क्योंकि आईटी कंपनी में जनरली एसिड बेस्ड कम जो है, आपका ह्यूमन जो नॉलेज है उसका रहता है, तो उनकी मार्जिन ज्यादा अच्छे होते हैं। और देखो अभी हम उसी का देखने लगे हाथ, आपका आईटी मतलब आईटी कंपनी में टीसीएस या कोई भी कंपनी टीसीएस की अगर हम बात, नाम देख रहे हैं,
TCS 4000 का भाव चल रहा है। करीब 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप हो गई है। और टाटा ग्रुप की टोटल वो होगी ना ओवरऑल हाँ, 30 लाख 30 करोड़। लाख। अब देखो TCS का जो रेवेन्यू देख रहे हैं कितना है यहाँ पर, 2.25 लाख करोड़ लास्ट ईयर का 23 का। 2.25 लाख करोड़ का है। और प्रॉफिट देखो कितना है, 42,000 करोड़, केवल 2.25 लाख करोड़, 42,000 करोड़ इनका मार्जिन। और LIC का 7 लाख में 4,000 करोड़, तो 1% भी नहीं थी उसकी मार्जिन। इनका मार्जिन इसका मार्जिन देखो मतलब सवा 1.5% के लिए बढ़ी किसका, है। 1.5 किसका, TCS का 1.5% किसके मुकाबले में, 2.25 लाख की तो है, 1/4 हो गया, 1/4 का 20-25%, 25-30%, 25% मान लो मोटामोटी, 25% का मार्जिन है। 2.25 लाख करोड़ की सेल है ना, देखो सेल 2.25 लाख करोड़ की है। 2.25 लाख करोड़ पे 42,000 का प्रॉफिट आ रहा है। 20, 22, 25, 19% तो इतना इनका मार्जिन अच्छा है। और रिलायंस के भी अच्छा मार्जिन है, 7 लाख पे 70,000। कंपनी है श्री चक्र कमर्शियल रिलायंस का 11% शेयर है इसकी, ज्यादा शेयर इसी के पास। अच्छा हाँ, ये हम जाने कौन है क्या है। अब 11% का मतलब कितना हो गया, तो कितनी वैल्यू हो गई, 11% छोड़ो, 10 लाख की कंपनी 10 लाख की होगी तो सर 11 लाख 10 लाख एक 1 लाख 11 देखो 10% भी छोड़ो, अगर 1% भी होता कितनी हो जाती, 1 लाख 10 बताओ कितनी हो जाएगी। रिलायंस की मार्केट कैप करीब 20 लाख करोड़ की है। तो 20 लाख करोड़ की अगर किसी का 1% होल्डिंग है कितनी हो जाएगी, 10% करें तो 10% का मतलब 2 लाख करोड़। और उसका तो 2 लाख करोड़ टन का बात माल श्री चक्र के पास। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये आजकल होता है यूट्यूब में कुछ भी बोल देते हैं, तो ये फाइनेंशियल मार्केट है, यहाँ पर डेटा है ठीक है, लेकिन अगर हम 10% का हिसाब लगा रहे हैं कि उसके पास इतनी वैल्यूएशन है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसको 10% 2 लाख करोड़ रुपए उसको रियलाइज हो जाएगा। ये एक नॉमिनल वैल्यू है। अगर कोई यहाँ पर 1% शेयर अगर मार्केट में बेचने बैठ जाएगा तो इन पे जो है 10-15-20% गिर जाएगी, तो इसका मतलब पूरी वैल्यूएशन ही कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, ये थोड़ा नंबर का गेम भी है, थोड़ा बोलने का टैक्टिक्स वाला हिसाब सर है। इसमें शेयर होल्डिंग प्रमोटर होल्डिंग FII होल्डिंग और DI होल्डिंग में क्या डिफरेंस प्रमोटर का मतलब जो आपके मालिक लोग हैं जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, और FII जो बाहर के खिलाड़ी हैं बड़े, फॉरेन और DI जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं। ये कौन से इसमें ये कौन सा स्टॉक है, TCS तो पब्लिक नहीं है। और DI में बड़ी खिलाड़ी इंडिया की पब्लिक की आवाज तो है ही ना के बराबर है, 0.02%। हाँ कुछ भी नहीं है, सब बड़ा खिलाड़ी के पास फंसा पड़ा है। सर ये FI क्या है? फॉरेन फॉरेन FI बाहर के बड़े इन्वेस्टर, FI Institutional investors होते हैं। इन्वेस्टर्स, और जो पीले वाले हैं DI। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर रिलायंस में 8.49 ठीक है। BF सर वो DII है वो, DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। की बड़ी खिलाड़ी है। FII हो गए फॉरेन के इन्वेस्टर कुछ जो होते हैं। कंपनियों में वो 1% भी बहुत खिलाफ नहीं करता। इनको डिस्काउंटेड इन्वेस्टर यानी 100 रुपए का मार्केट में चल रहा है, वो 50 रुपए 60 रुपए 70 रुपए ऐसे मिलते हैं शेयर से जी। और वो 100 150 200 शेयर नहीं लेते हैं, वो लाखों में शेयर से परचेज करते हैं। अभी कल भी शायद आपने पढ़ी होगी कि पेटीएम में शायद मॉर्गन स्टैनली ने कुछ क्वेश्चन लिए, तो बच्चे लोग कह रहे थे कि ये स्टॉक अच्छा हो गया है। मैंने कहा भैया ये मार्केट में जब इस स्टॉक पे कोई ग्रहण लगता है ना, तो ये बातें चलती रहती हैं। दूसरा, अब अगर उसने कितना स्टेक लिया वो भी एक क्वेश्चन मार्क के दायरे में है। अगर उसने 1 लाख भी शेयर, अगर 10 लाख भी शेयर उठा लिए इसके, तो भी उसके लिए ऊँट के मुंह में जीरा है। अब आप देखते हैं ना शार्क इंडिया आजकल आ रहा है, चला आजकल, तो शार्क टैंक इंडिया में आप देखते हैं वो कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कोई एक एवरेज की अगर 244 करोड़ तो लिया है इससे कितना स्टैंडर्ड मॉर्गन ने, कब, 10 लाख एक हफ्ता पहले लिया है।
हफ्ते भर पहले लिया, कितनी फिगर है और कितनी क्वांटिटी है और क्वांटिटी बोल रहा है अभी बताओ। कौन से कंपनी 244 करोड़ का ही तो लिया है सिर्फ 244 करोड़ सिर्फ किसने? मॉर्गन मॉर्गन स्टैनली। स्टैनली ने लिया है। तो 2 4 5 7 दिन पहले मॉर्गन स्टैनली ने इसमें स्टेक लिया है 0.8%, 1% भी नहीं है, करीब 0.8। 250 करोड़ मोटा मोटी। हाँ 244 करोड़, ठीक है। एग्जैक्ट। तो पेटीएम पे मॉर्गन ने 250 करोड़ रुपए लगाए और मैं कह रहा हूँ कि पेटीएम आपका लॉटरी का शेयर हो गया है। लॉटरी का मतलब ऐसा शेयर कि बर्बाद भी हो जाएगा तो बड़ी बात नहीं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि आरबीआई इस पे बात कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन जब कोई स्टॉक आया था ना, अब ये तो फिर भी एक आपका वैसा बैंक नहीं है फुल फ्लैज। यस बैंक का क्या हाल हो गया, वो तो इससे बड़ा खिलाड़ी था। ठीक, तो कहने का मतलब अगर कोई स्टॉक अगर कोई नेगेटिव में आता है तो सोचो जरा उसका अदानी का क्या हाल हो गया था। ठीक, तो ये अगर कोई शेयर इस रडार में इस तरीके से आया था तो मिट्टी होने के चांस रहते हैं। तो अब बच्चे लोग कहते हैं कि एक स्टूडेंट कहते हैं कि सर उसने भी लिया है, जब 2 4 दिन पहले गिरा था कि सर उसमें स्टेक लिया है, ये हुआ है। अब उसने 250 करोड़ रुपए लगाए हैं तो बहुत बड़ी अमाउंट है 250 करोड़, लेकिन मॉर्गन लेके बाद कितना बड़ा अमाउंट पड़ा है उसमें से उसने एक बहुत ही ऊंट के मुंह में जीरा उसने लगा रखा है। जैसे आप शार्क टैंक में आपका वो करते क्या, अगर आपने देखा होगा शार्क टैंक, उसमें एक अनुपम मित्तल है, उसकी शायद 200 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट वगैरह है। ठीक है ना। तो देखें शार्क टैंक में जो आते हैं ये जो है जो न्यू कमर्स होते हैं, बिजनेस सेटअप करते हैं, तो उसमें 2 4 5% इस उम्मीद में और आज उनका वैल्यूएशन कितना है, 2 10 करोड़ पैसे होते हैं। तो वही उम्मीद करते हैं कि शायद ये अच्छा करेगा आने वाले फ्यूचर में। हो सकता है ये ओला बन जाए, हो सकता है पेटीएम बन जाए, हो सकता है उबर बन जाए या कुछ, तो उनका 1% भी बड़ा फिगर बन जाए। ठीक, तो ये मॉर्गन स्टैनली ने भी वही दांव खेला है। तो ये 250 करोड़ बड़ा है हमारे यहाँ आम आदमी, लेकिन ये बहुत बड़ा फिगर नहीं है। तो ये इसको बचा, तो उसका कंसर्न ये था कि सर उसने उसमें होल्डिंग उड़ाई है तो इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं, वो सिर्फ अपना दांव लगा रहे हैं, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। अगर कभी ये ठीक हो जाएगा तो उसको पैसे ठीक ठाक मिल जाएंगे, बॉटम पर तो है ही। सर ये निफ्टी निफ्टी में भी डीआई एफआई वर्क होता है। सब में होता है कुछ। उनको जहां उनको गेम समझ आएगा वहां तक पैसे लगाएंगे। क्या निफ्टी में भी तो एफआईएस का इन्वेस्टमेंट है भाई, वहां तो देखो वहां नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा। निफ्टी तो सबसे बड़ा खूंटा है आपका। निफ्टी तो मार्केट का खूंटा है, जैसे वो होता है ना बंदरगाह डॉक, वहां पर एक खूंटा होता है जहाज को रोकने के लिए, तो निफ्टी जो है सबसे बड़ा खूंटा है। निफ्टी आपका ट्रेडिंग का, हेजिंग का और इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा टूल है। आप टर्नओवर भी अगर देखेंगे तो उससे ज्यादा आपको जनरल निफ्टी और बैंक निफ्टी मिलेगा। आप निफ्टी में ट्रेडिंग के लिहाज से अदरवाइज नहीं। तो पेटीएम अभी उसपे संकट के बादल अभी छटे नहीं है। और देखते हैं, अगर उसने गलत किया है तो उसको पिटाई तो पड़ेगी अच्छी भली, जैसे कि जिसके चांस कुछ लग भी रहे हैं। हाँ, सरकार शायद ये देख रही है कि भाई पब्लिक को नुकसान ना हो, लेकिन सीन क्या है, ध्यान रखना, वैल्यूएशन का बड़ा तगड़ा मसला होता है। हमने वो देख लिया ना कल ही ये रिपीट, कल यूट्यूब में कहीं उसमें आ गया था आपको, शायद ये शार्क टैंक में एक लड़का आया था 20 साल का, 20 साल का था, 18 साल का था, जाने क्या उसने एक कुछ बिजनेस में काम किया था स्टार्टिंग में, कहते मैं 7 8 साल से मैंने ये सब काम स्टार्ट किया। तो वो कह रहा है कि मुझे बाइजूस को खरीदना है। कब कह रहा था, 2019-20 में। ये शायद शार्क टैंक के उस वाले में 19-20 हो या 21 जो भी हो, तो तब उससे पूछा कि आपको पता है इसकी वैल्यूएशन कितनी है, कहता 22 बिलियन, यानी कि 22 बिलियन उस समय उसकी वैल्यूएशन, तो कहता मुझे खरीदना है फैक्टोरियम। आज कहाँ है वो वैल्यूएशन, 2 बिलियन, एक की भी बात होने लगी। तो कहने का मतलब ये जो फाइनेंशियल वर्ड है ना जो दिख रहे हैं ये रेट, ये आपको कुछ भी मिल जाएगा, ये गुब्बारे की तरह है, जितना आप पंप कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। तो फाइनेंशियल मार्केट सब्जेक्टिव फिगर होता है, थोड़ा ध्यान रखना। रिलायंस का तो ये हुआ ना सर, जियो से पर रिलायंस कितना बड़ा है, रिलायंस का जो मार्केट कैप इतना बड़ा है, वो तो उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो जियो का है। जियो का तो ठीक है, अब उसका बड़ा साइज हो ही गया, और बाकी रिलायंस का वजन पहले से है, लेकिन एक जियो से और बड़ा हो गया। इसका काम क्या तरीका क्या है ना, ये अग्रेसिव काम करता है, सब कुछ नहीं हिला डुला दिया सब। दिमाग तो लगाया इसने, ठीक है। इसका एक वो पेट्रोकेमिकल बिजनेस है, आपको अगर पता है रिलायंस का पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है, इसका तो मेन बिजनेस वही है। मेन बिजनेस वही है, जामनगर में जो है सबसे दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी। उससे भी बड़ा है, उससे बड़ा इसने ये मैंगो फार्म लगा रखा है वहां पे, जामनगर के साइड में ही क्या लगा रखा है, मैंगो फार्म आम के, अल्फांसो मैंगो। और दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट बन गया। इन्हें ऐसे ही लगा रखा था कि
हुआ क्या हमारा नहीं तो नहीं, आम का बगीचा लगा रखा है। इन्होंने क्या करा, जामनगर के बगल में जो प्लॉट हुआ खाली थे क्या? ऐसे ही आम लगा दिए। ऐसे ही नहीं लगाया उसका बाबा। मेन पर्पस बिजनेस का नहीं था। सुनो main नहीं purpose नहीं business का दादा, नहीं था। यही कहानी मैं बताता हूँ, सुनो कहानी। हुआ क्या, इन्होंने जामनगर में रिफाइनरी खोल के रखा हुआ था, ठीक है। तो जो इस प्लॉट लिया, प्लॉट के एक काफी पर्टिकुलर हिस्सा में खाली। इन्होंने सिर्फ रिफाइनरी खोली, बाकी प्लॉट खाली छोड़ दिया था इसने। तो जब गवर्नमेंट ने इस पे डंडा चलाया कि भैया तुम तो, ये तुम्हारा सीएसआर कहाँ है इसके लिए, जामनगर में तुम्हारा सीएसआर क्या है। तो इसने क्या किया, जितना प्लॉट था ना सब में कितने लाख एकड़ में ना खाली अल्फांसो मैंगो के पेड़ लगा दिए। ग्रीनरी के लिए, और अभी किलो जी मैंने पेड़ लगा दिए तुम्हारे लिए, तुम कह रहे हो मैं पेड़ लगा दिए। अब क्या हुआ, जब पेड़ बड़े हुए, फल लगने शुरू हुए, तो एक A1 क्वालिटी के अल्फांसो, इसका जो अल्फांसो है ना वो इंडिया में नहीं मिलता है, सारे एक्सपोर्ट करते इंडिया में के अल्फांसो को वैसे भी नहीं जानते हाँ। जनरली। हैं। वो एक export कर- अल्फांसो को हिंदी में बिहार जाकर मालदा कहते अच्छा। हैं, ठीक है। यहाँ दिल्ली में इसको मालदा का एक प्रकार है, लंगड़ा आम जो आप सुना होगा आपने। हाँ यहाँ लंगड़ा ही मिलता है। लंगड़ा ही, हाँ, मिलता वो है। भी अ काइंड ऑफ मालदा बट प्योर मालदा नहीं, अच्छा। ठीक है, काइंड ऑफ मालदा। क्योंकि यहाँ लंगड़ा जो होता है उसमें छिलका जो होता है ना मोटा होता है, अल्फांसो मालदा में छिलका एकदम पतला होगा, बिल्कुल पतला, मतलब ऐसा अगर आप छुरी से काट के अगर ठीक से नहीं खाए तो मुंह काट देगा, समझे। और उसका सर आम का टेस्ट A1 क्वालिटी। मतलब वो तो ये जो ऐड में दिखाते हैं ना पीला पीला आम, वैसे नहीं हाँ। होते ये, वैसे नहीं होते ये, ग्रीन कलर के होते हैं ये सब आम। अच्छा, ग्रीन ही रहेगा। ग्रीन ही रहेंगे, पीला आम ये बाकी तोतापुरी और यहाँ सफेद ये सब होते हैं, ये सब नहीं बेचते हैं वो। काम भी भेज जाएगा। सबसे बड़ा है, So सबसे the बड़ा, largest दुनिया का largest सबसे बड़ा- exporter of mangoes in the world. हाँ, सबसे ज्यादा। कई लाख एकड़ में बनाया हुआ है सर इसने, अब ये खाली फेंसों के पेड़ तो लगा। कितना माल बेचा है इसने, कोई फिगर है? फिगर देखना होगा, फिगर तो मार्केट मिल ही जाएगा, लेकिन देखना होगा। ये जो कैंडल है रेड वाली, ये ग्रीन से ऊपर भी हो सकती है, क्लोज नहीं, क्लोज तो उसमें बीच में गैप में होना है। गैप नहीं होना। हाँ, गैप में होना। 600 एकड़ में सर 600 एकड़ में इसने पेड़ लगा रखे हैं। 1.25 लाख आम का पेड़, इसमें 2000 स्पेसीज के आम होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इसका होता है अल्फांसो, रत्ना सिंधु, नीलम, आम्रपाली, और कुछ फॉरेन आम के भी है, वेराइटीज भी है, जैसे टॉमी एटकिंस, केंट, लिली, केट और माया। तो वो आम खा के मोटा हो रखा, उसका छोटा वाला करके वैसे आम खाए होंगे वैसे। नहीं वो तो उसको तो बीमारी है। नहीं, अभी तो ठीक हो, अब ठीक हो गया पहले से, शादी के बाद तो। कुछ दिन पहले ठीक परसों हो गया। परसों तो जब वो राम मंदिर का बारे में बोला था, काफी अच्छा और नफातुल्ला बोला था उसके तो वो बाद। बहुत बढ़िया, पूरे मोटा ना। पूरा एंटीला को इस तरह सजाया था 22 जनवरी को, सजाने में 6,000-8-10 करोड़ रुपए लगा दिए। देखिए अब मैं आपको बोला था ना, द ऑर्किड वाज नेम्ड एज धीरूभाई अंबानी लखीबाग आमराई आफ्टर मुकेश अंबानी's father and Reliance industry founder Dhirubhai Ambani. The name of orchid was inspired by mango orchid created by Mughal Emperor Akbar, which is called Lakhi Bagh and is in Bihar, Darbhanga. मालदा जो है दरभंगा में ही होता है, ठीक है। तो ये जो बाग है ये जामनगर में है। जामनगर जामनगर गुजरात। अरे रिफाइनरी है ना इसका, उसके बाजू में पूरा सब खाली जमीन थी। खाली जमीन जो 600-700 करोड़ एकड़ बचा है उसमें लगा दिया है। चलो ये फिर इनको आम खिलाता हुआ ये बहुत बड़ा केस स्टडी है सर, ये चीज है। आज भी बी वही- स्कूल्स में, IITs में, IIMs में ये सर- केस स्टडी पढ़ाया जाता है आज भी, हम कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। खाली जमीन पड़ा था उस पे तो कोई ये नीम पीपल ये सब भी लगा सकता और था, हम आम लगा दिया, गुलाब भी लगा सकता था। हम अंबानी को इंडस्ट्रियल कहते हैं, किसान भी है। हम भी आपको बोला जाएगा सिर्फ पेड़ लगाइए, आप किसका पेड़ लगाइएगा? आपको अब आपका दिमाग जाएगा नीम पीपल यही सब पेड़। गुजराती है, सब बेचता है वो। ठीक है, अच्छी बात है। काफी लाइन से बिजनेस सर, देखे वो जूडियो है एक क्लॉथिंग टाटा की वो 2 साल में 5,000 करोड़ रुपए बेच दिया। और